महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज महासमुंद के संयुक्त तत्वाधान से स्कोप्स ऑफ NDLI एंड ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ई रिसोर्सेज इन हायर एजुकेशन विषय पर यह 2 दिवसीय फैकल्टी एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच अतिथियों के अलावा व्हाट्सएप एवं यूट्यूब से श्रोतागण जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे बीच आज मौजूद हैं हमारे अग्रणी महाविद्यालय की प्राचार्य और आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षा प्राचार्य श्रीमती करुणा दुबे मैम, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय से प्राचार्य मैम डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल मैम, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शीलभद्र कुमार सर का भी मैं स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ हमारे इन तीनों महाविद्यालय के IQAC कोऑर्डिनेटर्स के रूप में डॉक्टर मालती तिवारी मैम, श्री अरविंद साहू सर, श्री तरुण बांधे सर, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और हम सबके बीच हमारे मुख्य वक्ता के रूप में श्री अजय कुमार श्रीवास सर, ग्रंथपाल शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय मौजूद है। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और आप सभी महाविद्यालय से जुड़े हुए विभिन्न प्राध्यापकगण एवं छात्र छात्राओं का भी मैं स्वागत करती हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती करुणा दुबे मैम, जो प्राचार्य हैं शासकीय स्नातकोत्तर महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय की। मैडम को काफी लंबा अनुभव रहा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एज HOD के रूप में। मैम ने बहुत लंबा सफर किया है और उसी के अलावा पिछले विगत 2 वर्षों से PG कॉलेज में प्राचार्य के पद संभाला है उन्होंने। और आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त नेतृत्वकर्ता, प्रेरक शिक्षाविद के क्षेत्र में आपने महासमुंद में अपनी एक पहचान बनाई है। मैं आपको बधाई देती हूँ मैम और ससम्मान आमंत्रित करती हूँ श्रीमती करुणा दुबे मैम को अपने उद्बोधन के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आज के इस कार्यक्रम में सभी को नमस्कार। शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय वेबिनार कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम डॉक्टर SB कुमार सर, प्राचार्य शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद, डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल मैडम, प्राचार्य स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय महासमुंद, श्री अजय श्रीवास सर और माता कर्मा कन्या महाविद्यालय सहभागी महाविद्यालय के IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मालती तिवारी मैडम, डॉक्टर अरविंद साहू सर, तरुण बांधे सर, इस कार्यक्रम के आयोजक समिति वल्लभाचार्य की टेक्निकल टीम, इन सभी को बधाई देती हूँ कि बहुत ही समसामयिक, प्रासंगिक और रेलेवेंट विषय पर उन्होंने इस 2 दिवसीय वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं अपनी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ। आज के इस द्वितीय दिवस में इस कार्यक्रम में जुड़े विभिन्न महाविद्यालयों के आदरणीय प्राचार्यगण, प्राध्यापक वृंद, शोधकर्ता, शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। निश्चित ही आज 2 दिवस का जो कार्यक्रम संचालित हो रहा है माता कर्मा कन्या महाविद्यालय द्वारा, निश्चित ही सराहनीय है। और ये जो टॉपिक चयन किया गया है, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक इसमें चयन किया गया है। हम सभी को मालूम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि छत्तीसगढ़ में लागू हुई है, इसमें आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो है वो इनोवेशन और रिसर्च पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है। इनोवेशन और रिसर्च को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यदि मैं थोड़ी सी बात करूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हमारे जो मेन उद्देश्य है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, लर्निंग आउटकम्स, यदि इन सारे गोल को यदि हम अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक अच्छे शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ हाई क्वालिटी की लिटरेचर का ऑडियो वीडियो मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो 2 दिन में जो माता कर्मा महाविद्यालय द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, निश्चित ही इसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो गोल हैं उसको अचीव करने में हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षकों को और
विद्यार्थियों को बहुत ही लाभान्वित होंगे, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। कल आप लोगों ने अजय श्रीवास्तव ने NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में काफी डिटेल्स में बताया। निश्चित ही सभी को मालूम है कि आज सरकारी कॉलेज की संख्या बहुत अधिक है और दूरस्थ कॉलेजों में लाइब्रेरी की फैसिलिटी उतनी नहीं है। तो यदि हमारे विद्यार्थी डिजिटल लाइब्रेरी का कैसे यूज करना है और उसे कैसे लाभान्वित हुआ जा सकता है, इसको यदि समझ ले, सीख ले, तो निश्चित ही इसका जो उद्देश्य है वो सफल होगा और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो उद्देश्य है उसमें भी हम कामयाब होंगे। मैं आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें अजय श्रीवास्तव बहुत ही डिटेल में हमें बताएंगे और हम भी उसे सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे हम, हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक, शोधार्थी और सभी जन मानस उसे लाभान्वित हो और एक अच्छा जो हमारा उद्देश्य है, हमारे प्रधानमंत्री का की जो कल्पना है विकसित भारत 2047, विकसित छत्तीसगढ़, इसकी परिकल्पना और इसको सपने को साकार तभी किया जा सकता है जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ेंगे और इसका जो दायित्व है वो शिक्षाविदों पर ही है। तो मैं थोड़ी सी बात करती हूँ जो अजय श्रीवास्तव सर आपको बताएंगे। आज जो सेकेंड डे में जो उनका प्रोग्राम है, जो टॉपिक है ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो जैसा कि कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनोवेशन और रिसर्च को बहुत अधिक बढ़ावा देती है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है वो उसे, ये भारत सरकार की एक पहल है, इसे 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया है, ये प्रभावशील हुई है और इसके लिए सभी सरकारी संस्थानों में, शैक्षणिक अनुसंधान के संस्थानों में इसे लागू किया जा सकता है और ये लाभान्वित हो सकते हैं। ये जो योजना है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये लगभग 30 इंटरनेशनल प्रकाशकों की लगभग 13,000 जर्नल्स को हमारे दूरस्थ शहरों के विद्यार्थियों को पहुंच प्रदान करेगी और इससे ये लाभान्वित हो सकते हैं। ये जो है इसके लिए, इसकी प्रक्रिया जो होती है, इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इन सारी चीजों में ONOS के बारे में अजय विश्वास सर हमें बहुत ही डिटेल में बताएंगे। मैं अजय श्रीवास्तव सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे टॉपिक का चयन किया है और निश्चित ही आज की जो ज्वलंत समस्या है इसे हमें सोचना है, समझना है, सीखना है। और जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में, आज आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें जागरूक करती है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ लेके चले, सामाजिक पारंपरिक मूल्यों को भी सहेजे, संभाले, लेकिन उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी डिजिटल लिटरेसी को प्राप्त करना होगा। तभी हम पूरे विश्व में अपने एक पहचान बना सकेंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। और निश्चित ही ये वेबिनार है, इसके लिए सभी आयोजक समिति के सारे सदस्य बधाई के पात्र हैं। एक बार मैं पुनः सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों का, प्राध्यापकों का, विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और माता कर्मा कन्या महाविद्यालय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे विषय पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो जी, थैंक यू मैम आपके उद्बोधन के लिए। आपके मार्गदर्शन में हम और आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज द्वितीय दिवस पर एक बार फिर से पुनः आदरणीय श्रीवास जी का एक बार परिचय आप सभी श्रोताओं से कराना चाहूंगी। श्री अजय कुमार श्रीवास जो हमारे आज के प्रमुख वक्ता हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग में 2015 में महाविद्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया और सर को तब से लगातार लगभग 12 वर्ष का अनुभव होने को है। साथ ही पुस्तकालय एवं सूचना तकनीकी विभाग क्षेत्र में सर का काफी लंबा और समृद्ध अनुभव रहा है। पिछले विगत 5 वर्षों में सर की लगातार 5 से अधिक पुस्तकों का विमोचन हो चुका है और 4 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भी सर को प्राप्त हुए हैं।
जिसमें से प्रमुख हैं AI पावर्ड लाइब्रेरी सिक्योरिटी सर्विसेज और गॉगल्स फॉर बुक लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये 2 डिजाइन के पेटेंट्स हैं सर के। साथ ही साथ सर ने 10 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में सहभागिता एवं मुख्य वक्ता के रूप में अपने व्याख्यान प्रदान किए हैं। सर मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए सर हमें वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करें। सर आपको आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। जी धन्यवाद मैडम। आज के द्वितीय दिवस का जो वेबिनार है हम उसमें हमारा टॉपिक है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। मैडम आवाज क्लियर आ रही है? तो कंफर्म करेंगे। मैडम आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? जी जी ठीक है सर। आप भी उस स्लाइड को ना फुल स्क्रीन कर दीजिएगा, मैं इधर से नेक्स्ट बोलते जाऊंगा। ठीक है टिकम सर। जी सर मैं ना टिकम सर। हाँ सर। हाँ ओके सर, मैं नेक्स्ट बोलूंगा फिर आप नेक्स्ट करते जाएंगे। ओके सर। जी आज के हमारे द्वितीय दिवस का वेबिनार का विषय है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिसके ऊपर आज की मेरी पीपीटी प्रस्तुति है। और इस पीपीटी में मैं जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में जो भी ई रिसोर्सेस है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके ऊपर आप लोगों को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज देने का अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। तो अपना पीपीटी प्रस्तुति से पहले मैं जो है तीनों महाविद्यालय के हमारे जो है आदरणीय प्राचार्य श्री डॉक्टर एस पी कुमार सर एवं अंग्रेजी माध्यम आत्मानंद महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्री अग्रवाल मैडम एवं हमारे अग्रणी महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती करुणा दुबे मैडम, आप तीनों को नमन करते हुए साथ ही इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी मेरे बड़े सहायक उम्र में बड़े सभी सहायक प्राध्यापकों बड़े सहायक प्राध्यापकों को मेरा नमन है। और जो ग्रुप में जुड़े सारे विद्यार्थी हैं उन सभी को इस पीपीटी में और इस वेबिनार में स्वागत करते हुए मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। अब अधिक विलंब न करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो जैसा कि कल का हमारा पीपीटी प्रस्तुति था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, वह पीपीटी या जो कह सकते हैं अपन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, वह जो है शिक्षक छात्र शिक्षकों के लिए, स्टूडेंट के लिए और आम नागरिकों के लिए सभी के लिए था। वह एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जो कि पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। लेकिन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है वह केवल एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए है और इसमें जो है आपको सोच से संबंधित रिसोर्सेज प्राप्त होती है। अगर मैं इसको और सरल भाषा में बोलूँ तो जो आज का जो युवा वर्ग है जो हायर एजुकेशन में अपना जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ प्रवेश किए हैं, तो उनको जो अपने लाइफ का अनुसंधान के क्षेत्र में अपने जीवन में जो अपना एक स्टोरी तैयार करना है, एक फिल्म की स्टोरी तैयार करना है अपने करियर से रिलेटेड या अनुसंधान के क्षेत्र में आप उनको आगे बढ़ना है, तो वह जो एक फिल्म की स्क्रिप्ट है उसका इंटरवल के पहले का पार्ट आपका NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। उसके बाद का जो असली क्लाइमेक्स है, असली जो कहानी है जहां आपको पहुंचना है और अपनी जो लाइफ का जो करियर है उसका बेहतर समापन करना है, सफलता के झंडे गाड़ना है, तो वो पार्ट आपका शुरू होता है इंटरवल के बाद और वो पार्ट है आपका वन सब्सक्रिप्शन। ये मैं आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा था। अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये क्या है, कैसे काम करता है, इसमें इसकी भूमिका क्या है और इसमें जो संसाधन रिसोर्सेस है उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हम किसी चीज़ के बारे में बता तो बहुत अच्छे से देते हैं, उसको दिखा भी देते हैं, लेकिन उसको जब एक्सेस करने की बारी आती है, जब उसको प्रैक्टिकली रूप से हमको एक्सेस करना रहता है तो उसमें कुछ छोटी टेक्निकल इशू आती है जिसके चलते कई बार वो जो वास्तव में जो उसका असली
उपयोग करता है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता। तो इस समस्या को भी अंडरलाइन करते हुए मैंने अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार किया है और आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी के शुभकामना से यह सफल होगा। तो मेरा पहला स्लाइड है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इस योजना का उद्देश्य है पूरे भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शोधकर्ताओं को एक ही राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन के माध्यम से रिसर्च जर्नल की संसाधन तक पहुंच मिल सके, देश भर में ज्ञान और शोध तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके और महंगे जर्नल सब्सक्रिप्शन के कारण किसी भी छात्र, शिक्षक या शोधकर्ता को कठिनाई ना। जैसे कल का जो वेबिनार में जितने भी स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट जुड़े रहे होंगे, आप लोगों को लगभग सिमिलरिटी लगेगा कि ऐसा लगेगा कि कल ही का पीपीटी प्रस्तुत कर रहे क्या। एक्चुअल में क्या उसी के जैसा ही मैंने ये पीपीटी बनाया हुआ है, तो आप थोड़ा सा आप लोगों को इजी भी जाएगा और जो आज नए जुड़े हैं वो थोड़ा सा स्लाइड में अपना फोकस करेंगे, बहुत इजी वे में यहाँ समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि अपना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, तो इसके पीछे का एनडीएल का मेन उद्देश्य क्या था, सबके लिए जो संसाधन है, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे रिसर्च लेवल का हो, चाहे पेटेंट किसी से हो, जितना भी कलेक्शन एनडीएल के पास है वो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो। ठीक है, लेकिन जब सबके लिए हम संसाधन समान रूप से उपलब्ध करते हैं तो वो संसाधन तो हमको सोसाइटी से ही मिलेगा ना। तो सोसाइटी में जो संस्थाएं हैं जिन्होंने उन संसाधनों को तैयार किया है, चाहे वो बुक हो, चाहे ई जर्नल्स हो, तो कुछ तो आपको दे देंगे, लेकिन कुछ जो है उनके पीछे उनका अपना मनी लगा रहता है, मैन पावर लगा रहता है, तो उनको उससे प्रॉफिट भी लेना है। तो जिनको प्रॉफिट लेना है वो तो आपको फ्री में देंगे नहीं, है ना। तो जैसे लास्ट ईयर तक हम लोग एनलिस्ट की सदस्यता लेते थे। हमारा महाविद्यालय को अगर एनलिस्ट की सर्विस देना है तो उसकी सदस्यता हम ले रहे हैं। पीजी कॉलेज को एनलिस्ट की सुविधा देना है तो उनकी सदस्यता वो ले रहे हैं। आत्मानंद महाविद्यालय को एनलिस्ट की सुविधा देना है तो उनकी सदस्यता एनलिस्ट की सदस्यता वो ले रहे हैं। तीनों महाविद्यालय को एनलिस्ट की सदस्यता लेना है और अपना सर्विस प्रोवाइड करना है अपने पाठकों को, तो तीनों को अलग अलग सदस्यता लेना पड़ रहा था। इसको सिंपल भाषा में और बोलूँ तो अगर मान लीजिए उसमें 1000 रुपये की खर्चा आ रहा था, 1000 रुपये मुझे हमारी संस्था को भी खर्चा करना पड़ता था, 1000 रुपये अग्रणी महाविद्यालय को भी खर्चा करना पड़ता था, 1000 रुपये आत्मानंद महाविद्यालय को भी खर्चा करना पड़ता था। ठीक है, तो कुल मिला करके हम तीनों मिल करके 3000 दे रहे थे। एक सामान्य सी बात बता रहा हूँ, हालांकि उसका अमाउंट 6000 था। लेकिन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या कर रहा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है उसी लेवल की, उसी स्तर की रिसोर्सेज जनरल प्रोवाइड करने के लिए की संस्था है, उसकी सदस्यता गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्तर पर उसको सब्सक्राइब कर रहा है, उसका पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कर रही है। और वह सुविधा सबको मिल सके इसके लिए तीनों जैसे हमारे तीनों महाविद्यालय की बात करें तो अगर एनलिस्ट की सदस्यता सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, तो एनलिस्ट की सब्सक्रिप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया और उस सर्विस को हम सभी को बोला जा रहा है कि आप अपने अपने विद्यार्थियों और पाठकों को प्रोवाइड कीजिए, तो हमें वह सुविधा फ्री में मिल जा रही है। ये मेन डिफरेंस है जो एनलिस्ट पहले था उसका और ये ओएनएस का। तो ओएनएस का कॉन्सेप्ट यही है कि सारे जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं वो अलग अलग जो सब्सक्रिप्शन लेकर के सारे महाविद्यालयों को हाई क्वालिटी की जर्नल्स आसानी से मिल सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ई जर्नल्स प्रोवाइडरों से सब्सक्रिप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन संस्था ने खुद लिया है। और खुद लेने के बाद सारे एजुकेशनल संस्थाओं को बोला जा रहा है कि हम जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं आपके लिए वह सुविधा आप हमसे फ्री में लेकर के जो है अपने पाठकों को उपलब्ध कराए। तो ये है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसका लाभ क्या है, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों को मुफ्त सब्सिडाइज्ड पहुंच मिलती है ना। मतलब हमको उसमें या सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ रहा है और हमको जो है मुफ्त में उस सुविधा को का लाभ देने की जो है सुविधा हमको यहाँ से मिल जाती है। छात्रों शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय जर्नल, सी बुक्स और डेटाबेस तक बिना किसी रुकावट के पहुंच उपलब्ध होती है। अगर किसी ई जर्नल्स को हमको सब्सक्रिप्शन लेना रहता है और हम नहीं ले पाते हैं तो क्या हम उसको एक्सेस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है और वह हमको बोल रही है कि आप इसकी सुविधा दो, तो चूंकि उसका सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है, हमको फ्री में मिल रहा है, तो हम इस चीज़ को दे सकते हैं। तो उस स्तर पर में हमको यह सक्षम बनाती है कि हम अपने पाठकों को बेहतर जो ई संसाधन है वहाँ तक
उसको उपलब्ध करा सके। इसका कार्यान्वयन कैसे होता है? इसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके संचालन की जिम्मेदारी इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर को दी गई है। अब कुछ प्रक्रिया, कुछ एक व्यवस्था है, कुछ एक व्यवस्था है, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। जैसे एनडीएल की जो सर्विस है उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है आईआईटी खड़गपुर को ऑथराइज किया हुआ है, वो उसको मेंटेन करता है, उसको प्रबंधन करता है। ठीक ओएनओएस सर्विस देने के लिए इसकी जो प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी है वो दिया गया है इंटरनेट को, जो कि आपका गांधीनगर गुजरात में है, इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड नेटवर्क सेंटर। तो ये हो गया इसका ओएनओएस क्या है, लाभ क्या है, कार्यान्वयन क्या है, इसका प्रभाव क्या है, ओएनओएस का इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी में। तो यह योजना भारत में शोध और नवाचार को बढ़ावा देगी। ओएनओएस एक्चुअल में हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यह सुविधा सबके लिए उपलब्ध करा रही है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो जैसा भी आशीर्वचन में हमारे आदरणीय कविता मैडम जी ने भी बोला कि एनईपी का उद्देश्य जो है शोध और नवाचार की ओर युवा पीढ़ी को अग्रसित करना है। तो उस सोच को बढ़ावा देने का कार्य जो है हमको इस ओएनओएस के माध्यम से मिलता है। यह शैक्षणिक असमानता को कम करेगी और डिजिटल इंडिया और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के दिशा में बड़ा कदम है ना। मतलब जो हमारे महासमुंद के मचेवा कॉलेज की जो छात्रा गांव एरिया से आती है उसको भी वही ई रिसोर्स मटेरियल, बेस्ट ई रिसोर्स मटेरियल उपलब्ध होगा ओएनओएस के माध्यम से, जो कि मेट्रो सिटी में कोई संपन्न घर का कोई बच्चा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है उसको मिल रहा है। तो यह जो है शैक्षणिक असमानता को दूर करती है और जो हमारा जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है और जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बना, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश का युवा पीढ़ी सोच रहा है, या इस पर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो विश्व गुरु और आत्मनिर्भर भारत बनने की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें यहाँ अपनी मुख्य भूमिका निभाता है ओएनओएस। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। यस, अब ओएनओएस क्या है मैंने बता दिया। अब ओएनओएस क्यों है? तो महंगे जर्नल्स और ई रिसोर्सेज तक आप को उपलब्ध कराने के लिए है, समान अवसर सभी के लिए उपलब्ध हो इसके लिए ओएनओएस है। चाहे वो ग्रामीण स्तर का विद्यार्थी हो, गाँव में रहने वाला सामान्य विद्यार्थी हो, या मेट्रो सिटी में रहने वाला संपन्न घर का विद्यार्थी हो, जो भी हो सबको यहाँ समान अवसर उपलब्ध करता है। एक राष्ट्रीय समझौता वास्तव में में है क्या? जब भारत एक राष्ट्रीय समझौता है जब भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेती है। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बता रहा था, एक भारत सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक ही बार सब्सक्रिप्शन ले लेती है तो पूरे देश के सभी छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता इसका लाभ मुफ्त या बहुत कम खर्चे में उठा सकते हैं। अगर अमाउंट भी अगर गवर्नमेंट ले रही तो बहुत ही कम अमाउंट लेती है। और इसका मैं प्रैक्टिकल उदाहरण अपने ही महाविद्यालय का लेता हूँ। हमारे यहाँ जो है हम 6000 देते थे, हमारे महाविद्यालय के लिए 6000 बहुत ज़्यादा होता है एनलिस्ट की सदस्यता लेने के लिए, है ना। तो ये हर साल हमको रिन्यूअल कराना पड़ता था। लेकिन जब एनलिस्ट की बजाय के जगह में अब हमको हायर एजुकेशन से ओएनओएस में जाने के लिए आदेश प्राप्त हुआ, निर्देश प्राप्त हुआ। जब हम ओएनओएस में जाते हैं हमको वही सुविधा मिलती है और हमको पैसा भी देना नहीं पड़ता। तो वो जो 6000 हम सब्सक्रिप्शन लेने में खर्च करते थे उससे हम अपनी लाइब्रेरी के अन्य जो उपयोगी संसाधन है उसको क्रय करते हैं। तो ये 6000 ही सही कुछ तो हमको आर्थिक आधार भी प्राप्त होता है और जो हम सुविधा हम देना चाह रहे हैं उसमें कोई रुकावट नहीं पैदा नहीं। तो यह एक राष्ट्रीय समझौता है जो कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए छात्राओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। नेक्स्ट है आपका शोध और नवाचार को प्रोत्साहन। ओएनओएस में रिसर्च सामग्री तक आसान और तेज पहुंच मिलेगी जिससे भारत में वैज्ञानिक शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। जितने छात्र आए हैं कल के भी पीपीटी में, आज के भी पीपीटी में बार बार शोध, रिसर्च, नवाचार बोला जा रहा है और आपको इससे कूदना नहीं है, भागना नहीं है, क्योंकि आगे का भविष्य यही है।
इसलिए आप इस चीज़ से भागिए नहीं। मेरा पीपीटी के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ इस वेबिनार के माध्यम से, जो हमारा महाविद्यालय हो या अन्य महाविद्यालय से जो भी स्टाफ जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस सोच को हमको डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमारा युवा जो छात्र है या छात्रा है, अगर हम उसके दिमाग में यह सोच डेवलप नहीं कर पाए, तो मेरे को लगता है एक लाइब्रेरियन के तौर पे या एक सहायक प्राध्यापक या प्राध्यापक के तौर पर ये हमारी असफलता होगी कि हम अपने युवा पीढ़ी में, विद्यार्थियों में यह सोच नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि वो जो है शोध और नवाचार के ऊपर सोचना शुरू करे, उसके ऊपर कार्य शुरू करे। और वो कैसे होगा? तो डिजिटल इंडिया ये ONOS के माध्यम से होगा, MDL के माध्यम से होगा। यहाँ सारे संसाधन उपलब्ध है, उसको खुद स्टडी कीजिए, बच्चों को स्टडी करने के लिए बोलिए, आपको जो नया मिलता है उसको उनसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। यह योजना शिक्षा को डिजिटल रूप से सुलभ बना कर भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, कल भी मैं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, लास्ट में हो सकेगा तो देखता हूँ अगर समय हो तो इसके ऊपर मैं तो लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन मैंने एक तो वीडियो क्लिप रखा हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम जो है कम समय में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और वो चीज़ अगर पहले से हमको कहीं सोशल मीडिया से उपलब्ध है तो उसको प्ले करके हम उसको समझ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अगर लास्ट में समय मिला तो उस चीज़ को मैं आपको दिखाऊँ। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था मतलब हम किस सोच की बात कर रहे हैं। उस सोच को सफल बनाने के लिए देख सर अभी नेक्स्ट नहीं बोला सर। हाँ, उस सोच को सफल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो सोच है उसको सफल बनाने के लिए हमारे सामने आपको संसाधन के रूप में उपलब्ध होता है। NEP 2020 कहता है कि शिक्षा ऐसी हो जो समावेशी और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाए। ONOS छोटे कॉलेजों से लेकर के बड़े विश्वविद्यालयों तक सभी को समान रूप से लाभ देकर इस दृष्टि को साकार करता है। ठीक है, ये कैसे करता है लास्ट में मैं जरूर कोशिश करूंगा वीडियो क्लिप दिखाने का, और उसमें आप शायद ओझा जी का एक वीडियो है वो आप देखेंगे तो इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। इसको आप अंडरलाइन करके रख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत समावेशी शिक्षा के माध्यम से, NEP के माध्यम से हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में अगर कहूँ तो ONOS NEP 2020 के समान, समावेशी और शोध उन्मुख शिक्षा के विजन को हकीकत बनाने का एक प्रमुख साधन है। मतलब हम इसको, और जो बच्चे जुड़े हैं अगर मैं उनके लेवल में जाकर के इस चीज़ को समझाना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा, हमको आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो हम एक राम सेतु तैयार कर रहे हैं, उस राम सेतु में हमको अपनी भूमिका अदा करनी है। चाहे वो हम रिसर्च करके करें, चाहे कुछ नया नवाचार करके करें, और उस चीज़ को करने के लिए हमको जो है ई रिसोर्सेज यहाँ से प्राप्त हो रहा है, और उस ई रिसोर्सेज को एक्सेस करके हम कुछ नया करें जिससे समाज की जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सके, या समाज को हम कुछ नया दे सके। मतलब वो जो राम सेतु हम तैयार कर रहे हैं, भले उसमें हम अपनी बड़ी भूमिका ना निभा सके, लेकिन एक जो गिलहरी है उसकी ही भूमिका निभाए, लेकिन हमको अपनी भूमिका निभाना है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ONOS अन्य सब्सक्रिप्शन से अलग क्यों? ठीक है, ONOS की सदस्यता हम क्यों ले भाई? मान लीजिए मेरे को कोई एक पब्लिशर है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैं डायरेक्ट उससे क्यों नहीं लूँगा, और किसी दूसरे का लेना है तो मैं उससे क्यों लूँगा, है ना। तो अगर मेरे को 10 जगह से चाहिए तो मुझको 10 जगह अमाउंट एक्सेस करना पड़ेगा, अमाउंट एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन ONOS ले लेने से मुझको जो है उनकी सदस्यता लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी को मैं स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अन्य सब्सक्रिप्शन से अलग क्यों है। तो राष्ट्रीय स्तर का यह समझौता है, सामान्यतः हर विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान को अलग अलग जनरल डेटाबेस की सदस्यता लेनी पड़ती है। प्रैक्टिकल चीज जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था इंग्लिश का, लेकिन ONOS में पूरे देश के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन होता है। मतलब पूरे देश में जितनी प्रमुख जो जनरल प्रोवाइडर हैं या ई रिसोर्स प्रोवाइडर हैं, उनका एक सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट ले लेती है, एक साथ ले लेती है। तो गवर्नमेंट को भी कम अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन उसके उपयोगकर्ता के रूप में हम जो अलग अलग एजुकेशनल संस्थाओं में जुड़े हुए प्राध्यापक हैं, स्टूडेंट हैं, उन उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक होती है, अमाउंट कम, उपयोगकर्ता अधिक। तो एक प्रकार से यह जो है बेहतर सोच है, बेहतर परिणाम है।
नेक्स्ट जो है सभी के लिए समान पहुंच। सभी के लिए समान पहुंच होता है इसमें स्टूडेंट हो, शिक्षक हो या शोधकर्ता हो, उनको बिना अलग शुल्क दिए समान सुविधा यहाँ ONS के माध्यम से मिलता है। कम लागत में अधिक लाभ। मैं जैसे एग्जाम्पल बता रहा था, एनलिस्ट जैसे ही सुविधा आपको लेने, एनलिस्ट की सुविधा लेने के लिए आपको 6000 देना पड़ रहा था, आपको वही सुविधा लेने के लिए आपको फ्री में मिल जा रहा है। छोटे और बड़े संस्थानों के बीच असमानता को दूर करती है। जो हमारे महासमुंद के मथुरा कॉलेज की छात्राओं को जो हम ई रिसोर्सेज ONS के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, वही ई रिसोर्सेज आपको मेट्रो सिटी में रहने वाले स्टूडेंट को भी मिल रहा है। तो मेट्रो सिटी में रहने वाले स्टूडेंट को भी पढ़ने के लिए उतना ही वही चीज़ मिल रहा है जो माचकरवा महाविद्यालय मचुआ में। तो जो एक असमानता थी मेट्रो सिटी और एक गाँव का, उसको दूर करने का काम जो है ONS करता है। डिजिटल इंडिया और NUP 2020 से जुड़ा यह योजना सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और डिजिटल इंडिया मिशन के लक्ष्यों से सीधा जुड़ा हुआ, बिल्कुल जुड़ा हुआ। जब हम नॉलेज सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जब हम नॉलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो विथआउट नॉलेज ये संभव ही नहीं है। और नॉलेज कहाँ मिलेगा आपको? जिस चीज़ में आपको उससे रिलेटेड मैटर मिलेगा, और वो चीज़ या वो मैटर कहाँ मिल रहा है हमको? ONS पे मिल रहा है, DLI पे मिल रहा है। संक्षेप में अगर हम कहें तो ONS एक राष्ट्रव्यापी साझा सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो व्यक्तिगत या संस्था का सब्सक्रिप्शन से कहीं अधिक व्यापक और सस्ता और प्रभावी। ठीक है, एक नेशनल लेवल का एक सब्सक्रिप्शन है ONS, जिसके माध्यम से जो है हम सभी आसानी से बेहतर क्वालिटी की चीज़ें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह एक राष्ट्रीय साझा सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना? ठीक है, और उस मॉडल से जुड़ करके हम जो है एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। ONS का शिक्षा और शोध पर प्रभाव। अभी तक मैं जितना जो भी 5-6 स्लाइड बताया हूँ, उसको अगर सार में देखा जाए, संक्षेप में अगर मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि जैसे एक समय था, हमारा समय था ना, हम मैनुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। खेलना था तो हम मैनुअली फिजिकली रूप से जाकर के घर से बाहर जा करके खेलते थे, आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। लेकिन जब से ये डिवाइस स्मार्टफोन आया है, हमारी जो आउटडोर एक्टिविटी थी उस स्तर पर आज के युवा का जो है वो आउटडोर एक्टिविटी लगभग 60 से 70% खत्म हो चुका है। उसकी सारी एक्टिविटी लगभग 60 से 70% आपका उसके डिवाइस में, स्मार्टफोन में ही इन्वॉल्व रहता है। मतलब कहने का मतलब यह है, हम युवा थे उस समय का एटमॉस्फेयर अलग था। उस समय जैसा एटमॉस्फेयर था हम उसमें ढले, खेले, कूदे, आगे बढ़े। आज का जो युवा है उसके हाथ में डिवाइस आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, इंटरनेट की जिस हिसाब से स्पीड मिल रही है, तो उसका पूरा दिनचर्या बदल चुका है। वो उस आज के 5G के जो माहौल है उसमें ढल गया है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा कल्पना कीजिए, जब एक युवा, सामान्य युवा, एक घर का जो बच्चा है 10-11 साल का बच्चा, और हम जब 10-11 साल के बच्चे थे, तो दोनों की एक्टिविटी में ज़मीन आसमान का फर्क है। और उसका मेन कारण क्या है? इंटरनेट और डिवाइस। तो जब एक सामान्य से बच्चे के एक्टिविटी में इतना चेंजेस आ गया है, तो एजुकेशन में जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, तो एजुकेशन सिस्टम में कैसे चेंज नहीं आएगा? आ गया है, आ चुका है, और उसी एटमॉस्फेयर में हमको ढलना है। ठीक है, तो वो ढलेंगे कैसे? तो उसी का यह स्टेप है। शिक्षा पर प्रभाव। ONS से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? यह समान अवसर सबको उपलब्ध करा रहा है। दूसरा, सीखने की गुणवत्ता में वृद्धि कर रहे हैं। तीसरा, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है, और यह सब जो है NUP का भी उद्देश्य है। तो डिजिटल लर्निंग को ये बढ़ावा दे रहा है। कैसे बढ़ावा दे रहा है? NDLR और इंटरनेट जैसे प्लेटफॉर्म पर सामग्री मिलने से ऑनलाइन लर्निंग आसान हो जाती है। तो जब ऑनलाइन लर्निंग हमारे लिए आसान हो जाती है, तो क्वालिटी लर्निंग आसान हो जाती है, तो स्वाभाविक है हम डिजिटल लर्निंग को अग्रसर होंगे। आर्थिक बोझ को कम करता है ये नेशनल लेवल पर सब्सक्राइब करके। तो ये जो है एजुकेशन पे इसका प्रभाव है। ठीक है, समान अवसर पहले नहीं था, अब हो जा रहा है। सीखने की गुणवत्ता में जो पहले कमी थी वो अब दूर हो गई। डिजिटल लर्निंग जो पहले नहीं हो पा रहा था वो अब हो जा रहा है। आर्थिक बोझ जो पहले हमको ज़्यादा लग रही थी वो कम हो रहा है।
ठीक है। तो ये एजुकेशनल जो एटमॉस्फेयर था उसमें इसका प्रभाव है। अब शोध पर क्या प्रभाव इसका, तो शोध पर नवीनतम सोच तक पहुंच, ठीक है। रिसर्चर को महंगे अंतरराष्ट्रीय जर्नल और डेटाबेस मुफ्त और कम कीमत पर मिल जाती है ONS से। तो उस रिसर्चर का, उस युवा का वहां तक पहुंच बढ़ जाता है। दूसरा, शोध की गुणवत्ता में वृद्धि। मान लीजिए मुझको रिसर्च करना है, मैं रिसर्च की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, है ना, मेरी कुछ सोच है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, उसमें मुझको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं उससे रिलेटेड क्वालिटी जर्नल नहीं पढ़ूंगा तो मैं जो रिसर्च करने जा रहा हूँ उसमें भी मैं गुणवत्ता नहीं दे सकता, ठीक है। तो मुझको अपने रिसर्च में गुणवत्ता लाना है तो मुझको उससे रिलेटेड गुणवत्तापूर्ण लिटरेचर या रिसर्च जर्नल को पढ़ना होगा। तो वही चीज़ है, जब हमको वह चीज़ उपलब्ध हो जाती है तो हमारे भी अनुसंधान में वह जो है क्वालिटी इम्प्रूव होता है। तो यही चीज़ है, शोध की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। जो आने वाला जो शोध है उस पर गुणवत्ता कुछ शोध को यह वृद्धि करता है। नवाचार और पेटेंट, बेहतर संसाधन मिलने से नए विचार, तकनीक और खोजों को प्रोत्साहन मिलता है। जब मैं कुछ नया करूँगा तो उससे प्रभावित होकर के और लोग उससे नया कुछ करने की कोशिश करेंगे, और ये जब सोसाइटी में या एक माहौल क्रिएट हो जाता है कुछ नया करने का, तो स्वाभाविक है नया होगा ही। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक भारतीय शोधकर्ता अब अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के बराबरी में खड़े हो सकते हैं। अगर हम इस चीज को प्रॉपर धरातल पर इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं और हम इसमें अगर ढल रहे हैं तो हम जो है, हमारा जो शोध है, हमारे भारत देश में जो भी रिसर्च वर्क हो रहा है, जो भी रिसर्च के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, वो ना केवल इंडिया भारत नेशनल लेवल पर बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी होगा, और हम इंटरनेशनल लेवल में प्रतिस्पर्धा जो चालू है उसमें हम अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देख ही रखिए स्लाइड, देख रखिए। हाँ, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम अपने आप को हाँ, भारतीय शोधकर्ता अब अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के बराबरी में खड़े हो सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो रिसर्चर है, रिसर्च हो रहा है, हमको इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को स्थापित करना है, तो हमको उस लेवल पर रिसर्च करना पड़ेगा। इसके लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो भी रिसर्च हो रहा है वो उससे रिलेटेड भी रिसर्च पेपर हमको पढ़ना होगा। हमारे देश में जो चल रहा है उसके ऊपर भी हमको पढ़ना होगा और बेस्ट करने की कोशिश करनी है। इंटरनेशनल लेवल पर हमको शोध के क्षेत्र में अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो ये सारे स्टेप है जिससे हो करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। संक्षेप में वो शिक्षा को अधिक समान और गुणवत्तापूर्ण बनाता है और शोध को अधिक सशक्त और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट स्लाइड। अब कल NDLI बता रहा था, आज OMS बता रहा हूँ। देखिएगा अभी तक जो स्लाइड था क्या है कैसे, सेम लगभग वही चीज़ NDLI में और लेकिन प्रश्न नहीं है। मैं जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये फिल्म के इंटरवल के पहले की स्टोरी है, इंटरवल के बाद की स्टोरी है, लेकिन फिर भी दोनों को पैरेलल लेते हुए चलते हैं। तो यह है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, NDLI वास्तव में क्या और OMS वास्तव में क्या, तो उसके ऊपर यह स्लाइड है। थोड़ा सा अंतर मैं उसके बारे में बता देता हूँ। NDLI इसका उद्देश्य है सभी के लिए डिजिटल ज्ञान सुलभता, मतलब इसका नारा भी है NDLI का, वन लाइब्रेरी फॉर ऑल ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं सबके लिए केवल एक लाइब्रेरी हो जहाँ उसको सब चीज़ मिले। अगर उसको बायोग्राफी पढ़ना तो पढ़े, स्कूल का विद्यार्थी तो स्कूल का मिले, रिसर्च करे तो रिसर्च करने लिए, कॉलेज का विद्यार्थी कॉलेज करने लिए, PG सारे जो जितने भी नागरिक हैं सबके लिए एक ही लाइब्रेरी अगर हो तो वो है हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया। उस कॉन्सेप्ट को NDLI करती है। दूसरा है आपका ONOS। तो ONOS क्या है, तो यह शोध और शिक्षा को समर्थन, उच्च शिक्षा को समर्थन। मतलब हमको सिर्फ स्टडी ही नहीं करना है, हमको उस दिशा में आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, विश्व गुरु भारत, तो उसके लिए हमको शोध की दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो शोध के लिए जो मुख्य आधार प्रदान करने का काम करता है तो वो ONOS करता है। सामग्री, NDL में ज़्यादातर सामग्री जो है ओपन एक्सेस है, वो आपको फ्री में पूरा का पूरा मिल जाता है। जबकि ONOS में जो सामग्री है वो आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अलग अलग संस्थाओं से सब्सक्रिप्शन लेती है, उसको पैसा देती है, पैसा दे करके उनसे सदस्यता लेती है और फिर उसको हमको प्रोवाइड करती है। तो ये सब्सक्रिप्शन पर आधारित है। पहुँच,
NDLI में जो रिसोर्सेस है उस पर पहुंच सार्वजनिक है। सभी, जैसे मान लीजिए मैं स्नातक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा एक भाई जो है 10th क्लास पढ़ के छोड़ दिया, तो मैं भी उसके बावजूद मैं NDL का यूज़ कर सकता हूँ। जो मेरा भाई पढ़ाई छोड़ दिया है वो भी इसका NDLI को यूज़ कर सकता है। लेकिन ONOS जो है संस्थागत है और सीमित है, इसका उपयोग जो है वह नहीं कर सकता। मैं जैसे मान लीजिए महाविद्यालय का एक छात्र हूँ, मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और हमारे महाविद्यालय में ONOS की सदस्यता ली हुई है, मेंबरशिप ली हुई है, तो हमारे महाविद्यालय को पहले वह एक्सेस होगा और हमारे महाविद्यालय के माध्यम से मैं उसको एक्सेस कर पाऊँगा, न कि मेरा वो भाई जो छोड़ चुका है। मतलब ये संस्थागत हायर एजुकेशन में जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वही इसको एक्सेस कर सकती है, ये सब सामान्य के लिए उपलब्ध नहीं। भाषा NDLI में लगभग मैं जैसे कल बताया था 497 या 423 अलग अलग भाषाओं में भी आपको मैटर मिलता है, जबकि ONOS में जो मैटर है वो मुख्यतः अंग्रेजी में ही है। और अंग्रेजी मतलब क्या, क्योंकि ये शोध पे आधारित है और शोध रिसर्च जर्नल आपको चाहे नेशनल लेवल में हो, इंटरनेशनल लेवल में हो, अगर आपको एक्सेस करना है तो मुख्य भाषा आपको इंग्लिश ही है, इसलिए इसमें जो मुख्य भाषा है वो आपका अंग्रेजी है। लक्षित समूह NDLI का समूह कौन सा है जिसको लक्ष्य निर्धारित करके NDLI की स्थापना की गई, तो वो विद्यार्थी भी है, शिक्षक भी है, आम नागरिक भी है। जबकि ONOS के लिए मुख्य जो टारगेट यूजर कौन है, तो शोधकर्ता है, प्रोफेसर है, उच्च शिक्षण संस्थान है, उनको टारगेट में करके ONOS तैयार किया गया है। आर्थिक मॉडल NDLI कम लागत और ओपन स्रोत है, जबकि ONOS उच्च लागत और लाइसेंस आधारित मतलब स्रोत यहाँ से हमको मिलता है। तकनीकी संचार NDLI डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है, जबकि ONOS कंसोर्शियम लाइसेंस मैनेजमेंट है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं से लाइसेंस दिया हुआ है, रजिस्टर दिया हुआ है, फिर वह सेंट्रल गवर्नमेंट हमको वह लाइसेंस फ्री में प्रोवाइड कर रही है और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अब अभी तक हमने क्या देखा, ONOS क्या है, कैसे है, किस तरह कैसे काम करता है, इसका शिक्षा में क्या प्रभाव, इस शोध में अपनी क्या भूमिका अदा करती है और NDLI ONOS में मुख्य अंतर क्या है। ये तो हो गया ONOS के बारे में थ्योरेटिकल जानकारी, जिसको मैं प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ NDLI से कंपेरिजन करते हुए। अब प्रश्न ये आता है, वो सब ठीक है, यहाँ तक ठीक है सर, एक्सेस कैसे करें। एक जो विद्यार्थी है हमारा NEP का जो स्टूडेंट है, उसको तो एक्सेस करने से मतलब है ना। अभी भी मैं देखता हूँ जैसे लाइब्रेरी में बच्चे वगैरह आते हैं, उनसे कभी चर्चा करता हूँ रिसर्च जर्नल के बारे में, तो उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी ढल नहीं पाए हैं और इस दिशा में सोच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर बैठा के मैं उनसे रिसर्च जर्नल के बारे में बात करूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई लाल बुझक्कर की कहानी सुना रहे होता है। एक्चुअल में हम उसको ढालना पड़ेगा, उस सोच को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, संसाधन हम उपलब्ध करा रहे हैं, आपके महाविद्यालय में वह संसाधन उपलब्ध है, आपके शिक्षक उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस विषय पे आपको जानकारी चाहिए आपके शिक्षक आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन माइंड जो सेट होता है ना, माइंड सेट को अगर बदलना है तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, जिनकी जो भूमिका है उसमें वो अपना 100% है। एक लाइब्रेरियन के तौर पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ तक सफल होंगे ये तो नहीं पता। तो चलिए चलते हैं अपन ONOS में से जो कि जर्नल्स है उसको हम एक्सेस कैसे करें। तो इस स्लाइड के बाद हम जो है प्रैक्टिकल पार्ट में प्रवेश करेंगे। इस स्लाइड में देखिए, सबसे पहले ONOS की आधारित आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे। ये उस वेबसाइट का लिंक है। होम पेज पर हाउ टू ज्वाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका संस्थान ONOS के लिए पात्र है या नहीं है। इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे और इंस्टीट्यूट पर रजिस्टर। NDL में ये सब चीज़ था क्या? नहीं, ये डिफरेंस है। तो एक्चुअल में इसको और सिंपल भाषा में बोलूँ तो NDL में आप स्वयं से 40 चीज़ें करते थे, लेकिन ONOS में संस्था के माध्यम से एक नोडल अधिकारी होगा, वह ये सारी चीज़ करेगा, और NDL में जो नोडल अधिकारी है उसके माध्यम से आपको ये सारी सुविधा ONOS की मिलेगी। जबकि NDL में आप स्वयं भी रजिस्टर होते थे, स्वयं अपना ID पासवर्ड क्रिएट करते थे और स्वयं उसको एक्सेस कर सकते थे। मतलब वहाँ पे आज़ादी थी आप। लेकिन ONOS में आपको आज़ादी नहीं है। ONOS में आपको सुविधा लेने के लिए आपके संस्था को पहले ONOS में पंजीकृत होना है। पंजीकृत होने के बाद आपकी संस्था के जो
नोडल अधिकारी हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन साइंटिस्ट हैं, तो जिनको ये जिम्मेदारी मिली है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे, तो वो जब आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करके देंगे तब आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो वो सारी प्रक्रिया कैसी होती है तो वो मैं शुरू से आपको स्टूडेंट और ई रिसोर्स एक्सेस करने तक बताऊँगा। तो पहले जो आता है संस्था के बाद नोडल, उस संस्था का नोडल अधिकारी के बाद आएंगे यूजर में आपका महाविद्यालय का पाठक भी है, स्टाफ भी है, जो इसको एक्सेस करेंगे। तो तीसरे स्टेप पे हम आएंगे कि वो इसको एक्सेस कैसे कर सके। तो स्टार्टिंग से हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट पेज सर। ये जो तीनों स्टेप है भाई, अब मान लीजिए मेरा महाविद्यालय है, हमारा महाविद्यालय है, हमको ONVS की सर्विस लेनी है। पहले तो हम सोचेंगे ना हमको ONVS सर्विस चाहिए। ONVS की सर्विस लेने के लिए ONVS कहता है कि आप पात्र हैं कि नहीं, पहले अपनी पात्रता को चेक कीजिए। तो पात्रता क्या है इसकी? तो सभी सरकारी संस्थान, चाहे वो केंद्रीय हो, राज्य के तथा केंद्रीय सरकार के शोध एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान हो, ONVS देने के लिए पात्र हैं। ठीक है, पात्र हैं बोल रहे हैं। इन संस्थानों को ONVS पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, पंजीकरण भी कर लेंगे, जिसके बाद उन्हें उपयोगकर्ता आईडी पासवर्ड प्रदान किया जाता है। पंजीकरण के लिए संस्थान का नाम, AISHE कोड तथा नोडल अधिकारी का संपर्क होना अनिवार्य होता है। ये लाइन है ना, यही पात्रता आपको डिसाइड करता है। हमारा महाविद्यालय चाहे वो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या ऑटोनॉमस है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित हमारा इंस्टीट्यूट है, हमको इसकी सदस्यता लेनी है तो हम ले तो सकते हैं, लेकिन उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? संस्थान का नाम AISH में रजिस्टर्ड हो, उसके पास AISH कोड हो, ऑल इंडिया सर्विस ऑफ हायर एजुकेशन जो है उसमें वह रजिस्टर्ड हो, उसके पास AISH की कोड हो। ये कोड और सिंपल भाषा में बोलो तो ये संस्थान का आधार कार्ड है। जैसे हमारे आधार कार्ड नंबर पे हमको पता चल जाता है कि हम कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, कैसे, वैसे ही इस नंबर से उस संस्थान की जानकारी मिल जाती है कि वो संस्थान का नाम क्या है, वहाँ कितने विद्यार्थी हैं, कितने स्टाफ है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी जानकारी आपका AISH कोड में रहता है। तो AISH कोड में उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उसके पास AISH कोड हो तथा नोडल अधिकारी भी। ठीक है, मतलब ONVS को हमको सर्विस देना है तो हम अपनी संस्था में किसी एक व्यक्ति को नोडल अधिकारी बनाएंगे तो उसका विवरण आपके पास हो। ठीक है, नोडल अधिकारी संस्थान का एक बीमित वरिष्ठ या और पूर्णकालिक कर्मचारी होना चाहिए, उसे भी नोडल अधिकारी बनाया जाता है। पंजीकरण के उपरांत पंजीकृत संस्थानों की सूची ONVS पोर्टल पर उपलब्ध होती है। जैसे ही हमारे पास अगर हमारे पास AISH कोड है, हमने डिसाइड कर लिया कि हम फलाना व्यक्ति को जो है नोडल अधिकारी अपनी संस्था में बनाएंगे, उसका सारा डिटेल भी हमारे पास है, तब हम जो है ONVS में पंजीकृत हो जाएंगे। और जब हम पंजीकृत हो जाते हैं तो ONVS पोर्टल पर जो है हमारा महाविद्यालय का नाम दिखने लगता है। आगे ये स्लाइड में क्लियर करेंगे इसको। नेक्स्ट है, ONVS से जुड़ने के लिए संस्थान का AISH कोड होना आवश्यक है। जिन संस्थानों के पास AISH कोड नहीं है उन्हें पहले AISH पोर्टल पर आवेदन करना होता है, कंपलसरी है। यदि किसी संस्थान में स्नातक डॉक्टर अथवा डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं तो उन्हें कॉलेज, विश्वविद्यालय अथवा स्टैंड अलोन संस्थान श्रेणी में आवेदन करना। आपकी संस्था कैसी है वो आपको सेलेक्ट करना होता है और उस ऑप्शन के माध्यम से आप सेलेक्ट करके आप अपने को रजिस्टर करेंगे। वहीं केवल शोध एवं विकास गतिविधियों में संलग्न संस्थानों को RMD श्रेणी में आवेदन करना पड़ता है। जैसे हमारा महाविद्यालय है, मान लो महाविद्यालय नहीं, यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई संस्था है जहाँ रिसर्च वर्क हो रहा है, तो हम RMD श्रेणी में अपने महाविद्यालय को रजिस्टर करेंगे। RMD संस्थानों के लिए उनके मूल मंत्रालय या विभाग से जुड़ने हेतु प्राधिकृत प्रत प्रस्तुत करना आवश्यक है। जैसे अगर डेवलपमेंट संस्थान है, गवर्नमेंट की है, तो हम किसी न किसी मातृ इंस्टीट्यूट से जुड़े होंगे तो उसकी अनुमति का पत्र हमको जो है यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ता है। तीसरा है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के उच्च शिक्षण संस्थान तथा अन्य सरकारी कंसोर्शियम उपयोगकर्ता जिनके पास स्थिर IP एड्रेस उपलब्ध है उन्हें स्वतः ही ONVS पोर्टल पर सम्मिलित कर दिया गया है ताकि संक्रमण प्रक्रिया सरल एवं सुचारू हो सके। यदि किसी संस्थान को पंजीकरण स्थापना में कठिनाई आती है तो वो support@onvs.in पर
संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करते समय संस्थान का नाम, नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम, उनका संपर्क विवरण अवश्य भेजना आवश्यक होता है। सिंपल भाषा में मैं इसको समझाऊँ तो पहले जो भी महाविद्यालयों में जैसे सरकारी कंसोर्शियम दिया रहा होगा, सरकारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से के स्तर पे जो प्रयास था, जैसे कि एनलिस्ट, सिंपल भाषा में एनलिस्ट, जिन जिन महाविद्यालयों ने एनलिस्ट की सदस्यता ली रही होंगी उनको ऑटोमेटिकली इसकी सारी डाटा, सारी जानकारी जो है वो यूनिवर्स के पास है। उनको अपना बस AICHG कोड एंट्री करना है और वो रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये इसकी मतलब कहा जाए सुविधा दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोल रही है कि भाई हमारे पास आपकी जानकारी, आप पहले से हमारी जो है इस सर्विस को ले रहे थे, तो हमारे पास आपका डाटा रेडी है, हम आपको इधर मूव कर रहे हैं। अब आप जो है अपने विद्यार्थियों और स्टाफ को इधर मूव कराइए। तो जैसे हमारा महाविद्यालय पिछले 4-5 साल से लिस्ट की सुविधा देते आ रही है, तो हमको ONOS में मर्ज होने में कोई दिक्कत नहीं गया है। हम AIC कोड डालें, रजिस्टर हो गया और हमारे यहाँ ONOS अभी उपलब्ध है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो वो अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट में थे। अब संस्थान का पंजीयन करना है हमको। ठीक है सर, आप बता दिए ऐसे करना है, वैसे करना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, करे कैसे, है ना? वो गाना है ना, कुछ बिल्डिंग लिफ्ट बंद है, कैसे मैं आऊँ। तो ये जो कैसे मैं आऊँ वाली कहानी है वही प्रैक्टिकल पार्ट है। तो ये हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। संस्थान का पंजीयन कैसे होगा मैं बता दिया हूँ। अब हम ONOS की वेबसाइट खोलते हैं। तो संस्थान का हमको पंजीयन करना है, तो ये उसकी वेबसाइट का होम पेज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें आपको जाना है इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन में। इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पे सर, यही रहेगा स्क्रीन में, बैक कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। संस्थान का पंजीयन करना है तो हम ONOS की वेबसाइट ओपन किए। ONOS की वेबसाइट ओपन करने के बाद इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। अभी जो पार्ट हमारा चल रहा है प्रैक्टिकल पार्ट में, यह जो है नोडल अधिकारी का पार्ट है। जो हम महाविद्यालय में जिसको नोडल अधिकारी बनाएंगे वो इन चीज़ों को करेंगे। स्टूडेंट जो है वो जरूर आपका भी कंटिन्यू करते हुए आपकी स्लाइड पर हम पहुँचेंगे। तो जो नोडल अधिकारी है वो इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेगा वेबसाइट ओपन करके। जैसे ही हम इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन करते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। संस्थान, हाँ, जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करते हैं पंजीयन प्रक्रिया हमारा प्रारंभ होता है। यहाँ पे देखिए जैसे हम ONOS में रजिस्टर इंस्टीट्यूट करने के बाद उसमें क्लिक करते हैं तो यह पेज हमको ओपन होता है। इसमें कहते हैं इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो आप अपना AISHG कोड डालिए और ये एक कैप्चा का ऑप्शन होता है। तो हमने जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे कोई भी सर AISHG कोड डाला, कैप्चा, इसको एंटर कर दिया। और जैसे ही मैं इसको करता हूँ सर, नेक्स्ट, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ क्या बता रहा है, इंस्टीट्यूट नॉट फाइंड। एक्चुअल में स्लाइड दूसरी जगह से प्ले किया जा रहा है। मैं जब यहाँ कर्सर लाता हूँ ना तो ये मेरे को पीनअप वाला ऑप्शन दिख जाता है इसको, इंस्टीट्यूट नॉट फाइंड। मतलब जो मैंने AISHG कोड डाला हुआ है वो, हाँ ठीक है, जो मैंने AISHG कोड डाला हुआ है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, योर इंस्टीट्यूट इज नॉट फाउंड इफ AISHG कोड इज रिसेंटली रजिस्टर्ड। मतलब अगर रजिस्टर्ड नहीं है, आपका AISHG कोड नहीं है, तो यह आपको रजिस्टर करने की अनुमति नहीं देता है। और साथ ही ये बोल रहा है कि अगर आपने अभी AISHG कोड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ठीक है, आपने कई बार हम किसी चीज़ पे आवेदन करते हैं लेकिन वो स्वीकृत नहीं हो रहा है, एक्टिव मोड में नहीं आ रहा होता। तो अगर आप जैसे 2 दिन पहले अप्लाई किए हो और आपका SHG कोड ऑथराइज नहीं हुआ है तो भी ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ऑथराइज होने के बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर।
फिर देखिए जैसे ये हमारे महाविद्यालय का SHG कोड है, मैं उसको डाल रहा हूँ और कैप्चा पे किया मैं, इंटर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ क्या दिखा रहा है? ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हमारा महाविद्यालय ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हम दोबारा कैसे रजिस्टर करेंगे? तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड को यहाँ पे मैसेज आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। पंजीयन प्रक्रिया को मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। AICHG कोड दर्ज करना और लॉगिन करना। हमारे पास AICHG कोड है, हम इसको दर्ज करेंगे, लॉगिन करेंगे। इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन पेज पर अपने संस्थान का AICHG कोड और कैप्चा दर्ज करेंगे, फिर साइन पर क्लिक करेंगे, जो मैं भी आपको बता रहा था। यदि आपका संस्थान वर्तमान चरण में पात्र नहीं है तो पोर्टल पर यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा आपको। और लास्ट है, पात्र संस्थानों के लिए पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। अभी मैंने दो चीजें यहाँ पे दिखाई। एक, हम AICHG कोड डाले थे तो नॉट रजिस्टर्ड दिखा रहा था और पेज ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब उसका AICHG कोड वैलिड नहीं, एक कंडीशन। दूसरा, हमारे पास AICHG कोड वैलिड है, हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फिर हम उसी AICHG कोड को डाल करके कैप्चा डाल करके लॉगिन कर रहे हैं तो भी नहीं ओपन हो रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब वो पेज ओपन नहीं हो रहा रजिस्टर्ड होने, क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तीसरा कंडीशन है, हमारा SHG कोड वैलिड है, अब हमको रजिस्टर्ड होना है। तो तीसरा स्टेप यही है, पात्र संस्थान के लिए पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। AICHG कोड है, वैलिड है, और लेकिन हम OMS में पंजीकृत नहीं हो रहे हैं, ये तीसरा कंडीशन है। तो यहाँ पे जब हम AICHG कोड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो हमारी संस्था को पंजीकृत करने का फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे ही वो फॉर्म खुलता है, आपको ऐसा ही पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपके संस्थान का पूरा डिटेल पूछा जाएगा, आप उसको भरेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आप देखिए रजिस्टर्ड यूर इंस्टीट्यूट, पूरा अपने इंस्टीट्यूट की जानकारी मांग रहे हैं, और नोडल अधिकारी आप किसको बना रहे हैं? तो देखिए लाइब्रेरियन ऑर्डिनरी नोडल ऑफिसर। जनरली ONOS हो गया और NDA हो गई, उसमें जो संस्था एजुकेशनल संस्था है, साइंटिस्ट है, उन्हीं को ही इसका नोडल अधिकारी बनाया जाता है। लेकिन मान लीजिए जो महाविद्यालय में ग्रंथपाल ही नहीं या रेगुलर ग्रंथपाल नहीं है, तो जो प्रभारी हैं, जो देख रहे हैं, उनको बनाया जाएगा। वो भी नहीं है तो जो भी वरिष्ठ है, सीनियर है, उनको जिनको थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज है, IT की नॉलेज है, उनको नोडल अधिकारी बनाया जाता है। तो उसके सारे डिटेल भी आपको जब आप इंस्टीट्यूट रजिस्टर करेंगे, उसमें संस्था की जानकारी के साथ उस व्यक्ति विशेष का भी आपको जानकारी देना होगा। नेक्स्ट सर। ईमेल, अब हम फॉर्म भर लिए, अपने संस्था की जानकारी वहाँ दे दिए, जो नोडल अधिकारी है उसकी हम जानकारी दे दिए। जानकारी देने के बाद जब हम उसको सबमिट करते हैं, पंजीकरण सफल होने के बाद नोडल अधिकारी को ईमेल पर एक लिंक प्राप्त होगा। जो नोडल अधिकारी जिसको हम बना रहे हैं, फॉर्म भरते समय जिसका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर वो सब दे रहे हैं, है ना, तो उनको एक मेल प्राप्त होगा। इस लिंक पर क्लिक कर एक मजबूत पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो जो हमको मेल प्राप्त हुआ, जो नोडल अधिकारी को मेल प्राप्त हुआ है, उसको क्लिक करके वो है अपनी संस्था को ONOS सर्विस देने के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करता है ना। इसमें अक्षर, नंबर, ये सब को मिला करके एक मजबूत पासवर्ड बनाना पड़ता है। रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करें और फिर ओके करें, ठीक है। तो मेल में आपको जो लिंक आएगा उसको क्लिक करके आप अपना नया ID पासवर्ड बनाएंगे, नोडल अधिकारी, और उस ID पासवर्ड को उपयोग करके ONOS की सदस्यता और उसकी सर्विस जो है अपने महाविद्यालय के स्टाफ और छात्राओं को देंगे। यह हो गई हम अपनी संस्था को पंजीकृत करने का स्टेप पूरा। नेक्स्ट सर, यहाँ दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, ईमेल लिंक और पासवर्ड सेट करना, वही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था। नोडल अधिकारी को मेल आएगा, संस्था और नोडल अधिकारी की जानकारी सबमिट होने पर, पंजीकृत होने पर, तो वो अपने मेल पे जाएगा, ये सब लिंक आएगा। नेक्स्ट सर, ये पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, पासवर्ड वो अपने तैयार कर लेंगे संस्था के लिए, वो सर्विस देने के लिए। नेक्स्ट सर, इंस्टीट्यूट एडमिन लॉगिन। अब हमको ONOS की सर्विस प्रोवाइड करना है। हमारा संस्था पंजीकृत हो गया ONOS में, नोडल अधिकारी को मेल आ गया, नोडल अधिकारी ने ID पासवर्ड अपना क्रिएट कर लिया एक नोडल अधिकारी के रूप में ONOS सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो अब जो है संस्था को जब ONOS सर्विस देना है तो वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूट एडमिन से
वो क्लिक करेगा, वेबसाइट में जाएगा ONS का। और इंस्टीट्यूट एडमिन, अभी हमने क्या किया था, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, वो चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, हमारी सदस्यता हो गई, हमारे यहाँ से एडमिन बन गया। अब एडमिन का सारा दायित्व है ONS सर्विस का। एडमिन कैसे देगा सर्विस, वो वेबसाइट में जा करके इंस्टीट्यूट एडमिन पर वो लॉगिन करेगा, ID पासवर्ड जो बनाया है उसको डालेगा। नेक्स्ट सर, जैसे ही डालता है ये डैशबोर्ड खुल जाता है। तो ये डैशबोर्ड मतलब मान के चलिए जो ONS सर्विस जो हम अपने स्टाफ को, महाविद्यालय के शिक्षक, सहायक अध्यापकों को, स्टूडेंट को देना चाहते हैं, तो वो सर्विस देने के लिए हमको उनको सदस्यता बनाना पड़ेगा, सदस्यता देनी होगी। उनकी अगर डेट एक्सपायरी हो रहा है, उसका वैलिडिटी एक्सपायरी हो रहा है तो उसको बढ़ाना है या उनको हटाना है, जैसा भी है। तो वो सारा जो कंट्रोलिंग पावर है या कंट्रोल रूम है, वही है आपको यहाँ पे मिल जाता है इसमें नोडल अधिकारी को ID पासवर्ड के माध्यम से जो उसने तैयार किया। यहाँ से हम जो है अपने महाविद्यालय में ONS सर्विस प्रोवाइड करने की सारी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट सर, इस डैशबोर्ड में देखिए आपको अपलोड अथराइज लेटर, यहाँ पे अपलोड अथराइज लेटर आता है। यहाँ नोडल अधिकारी जो बनाया गया है संस्था का, उसको एक पत्र जारी किया जाता है महाविद्यालय के प्राचार्य या संस्था प्रमुख द्वारा सील वगैरह लगा करके, तो वो पत्र जो है हमको यहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सर, यह वो प्रारूप है जिसमें संस्था से नोडल अधिकारी बनाया जाता है। नेक्स्ट सर, ये हमने फॉर्म लेटर को अपलोड कर दिया। नेक्स्ट सर, अब ये हमारा जो है डैशबोर्ड एक्टिव हो गया। ठीक है, अब डैशबोर्ड हम हमारी संस्था जो है पंजीकृत भी हो गई, नोडल अधिकारी भी एक्टिव हो गया, ONS की हमारी सदस्यता भी एक्टिव हो गई। अब हमको ONS की सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ देखिए नीचे में दिख रहा होगा एड न्यू यूजर डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है चाहे हमारे महाविद्यालय के छात्र हो, स्टाफ हो, प्रिंसिपल हो, जिनको भी जोड़ना है हम यहाँ से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सर, user detail have been saved successfully, activation email will be sent to the user within 1 or 2 hours। अब जिनको भी मान लीजिए मुझे किसी सर को ONS की सर्विस प्रोवाइड करनी है, उनका सारा डिटेल, नाम, पद, विषय, मोबाइल नंबर, ये सब ले करके मैं यह जानकारी भरता हूँ एड न्यू यूज़र में, और जैसे ही मैं उसको ओके करता हूँ, सेव करता हूँ, उस सदस्य को, चाहे वो स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, उनके ईमेल अकाउंट में मिल जाता है। नेक्स्ट सर, उपयोगकर्ता खाता सक्रिय करना। अब यहाँ तक नोडल अधिकारी का काम था ना। नोडल अधिकारी में बेटा दरवाजा लगा, आपने वीडियो बंद कर दी। हाँ, यहाँ तक जो कार्य था वो सब नोडल अधिकारी करता है। ठीक है, संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया, स्वयं ID पासवर्ड क्रिएट करना और सदस्य को जोड़ना, चाहे वो महाविद्यालय के छात्र हो, स्टाफ हो, ये सारा कार्य जो है नोडल अधिकारी करता है। ठीक है, तो मैं जैसे मान लीजिए जिसको सदस्य बनाया हूँ, जिस भी स्टूडेंट को या स्टाफ को मैंने उनकी जानकारी रजिस्टर किया है, तो उनको तुरंत नहीं चला जाता। यह प्रक्रिया नोडल अधिकारी कर रहा है अपने स्तर पर। ठीक है, जब उसको मिल जाता है इस टाइप से, उनको एक यूजर में उनके ईमेल ID रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट है, कुछ भी नाम ले लेते हैं, मान लो उसका नाम देवकी है, मान लो एक स्टूडेंट है देवकी, उसका ईमेल ID, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और पूरा क्लास, विषय, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लेकर के मैंने सदस्य एड न्यू करके उनका सदस्य बनाया, उसको सबमिट किया नोडल अधिकारी के रूप में। तो देवकी के ईमेल ID में उनको एक मेल जाएगा, जो कि आपके यहाँ स्लाइड में दिख रहा है। यहाँ पे URL मतलब आपका यूजर नेम जो है उसका अपना खुद का ईमेल ID रहेगा, और यहाँ पे पासवर्ड आता है, 1 टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो इस 1 टाइम पासवर्ड
तो वो नोट कर लेगी और यहाँ नीचे में देखिए लिंक दिया हुआ है सेकेंड एरो से, इस लिंक को क्रिएट करके ONOS के लिए वो अपना नया पासवर्ड क्रिएट करेगी। नेक्स्ट सर, ये एक्टिवेट यूजर अकाउंट, तो ये जैसे ही वो उस लिंक को क्लिक करती है, वन टाइम पासवर्ड को मैंने नोट कर लिया, यूजर नेम उनका ईमेल आईडी है, नीचे एक लिंक दिया हुआ है, जैसे उस लिंक को क्लिक करते हैं उनके सामने ये एक्टिवेशन यूजर अकाउंट आ जाता है। यहाँ से वो ONOS को उपयोग करने के लिए अपने लिए नया पासवर्ड बनाता है। तो यहाँ न्यू पासवर्ड दिया है, उसी पासवर्ड को एक बार फिर से टाइप करने के लिए बोल रहे हैं, कैप्चा लगाना है, कंफर्म करना है, एक्टिव यूजर करना है। नेक्स्ट सर, जैसे ही वो करते हैं उसमें ऐड हो जाते हैं। अब जैसे हम एनलिस्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही कार्य है। एडमिन का ही ये पार्ट है, यूजर बल्क अपलोड, मतलब जैसे मान एक यूजर को करने में मुझे कोई दिक्कत जा रही है, मान लीजिए मेरे को 100 बच्चों को एक साथ इसकी सदस्यता देनी है, तो मैं क्या करूँगा, 100 बच्चों का एक साथ में पूरा डिटेल ले लिया, उनको यहाँ पेस्ट कर दिया और जैसे ही पेस्ट करके प्रोसेस करता हूँ, सभी को एक साथ 100 बच्चों को उनके ईमेल आईडी में चला जाता है। तो वही जो है बल्क यूजर सिस्टम है, इसको मैं थोड़ा इस आगे बढ़ूंगा, क्योंकि नोडल क्या बोलते हैं, नोडल अधिकारी का कार्य है और मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है किसी से आसानी से हो रहा होगा। ONOS में बल्क यूजर जो है ना ढंग से काम नहीं कर रहा है, अटक जा रहा था, तो मैं इसको इस पार्ट को आगे बढ़ रहा हूँ। सर नेक्स्ट सर, ये बल्क यूजर कैसे होता है मैं वो बता देता हूँ। एक साथ उनकी जानकारी लिए, जानकारी लेने के बाद यहाँ अपलोड कर लिए, तो ONOS उसको एडिट करता है और उसको मिलाता है, मैच करता है। नेक्स्ट सर, मिलाने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। नेक्स्ट सर, सेव जैसे ही ऑप्शन आता है आप उसको ओके कीजिए। नेक्स्ट सर, ये एडमिन का पार्ट है ना, एक साथ 100 बच्चों का पूरा डिटेल आपका ONOS में आ जाता है। अब सबको मेल भेजना है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर सेव टू एक्टिवेशन लिंक, जैसे ही मैं उनके लिए, जैसे मान लीजिए एक देवकी है, एक साथ मैंने जैसे 100 बच्चों का डिटेल दिया, उसमें इनका भी नाम है देवकी का, तो उनका भी ईमेल आईडी आ जाएगा और ये हमको एक साथ दिखाई देगा। तो जैसे ही हम एक्टिवेशन लिंक वाला यह आप सब क्लिक करेंगे, तुरंत उसका मेल चला जाएगा एक्टिवेशन। ठीक है, तो वही है, एक एक ना करके एक साथ करना है। तो बल्क यूजर सिस्टम जो ऑप्शन है उसको आपको एक नोडल अधिकारी को यूज करना रहता है। नेक्स्ट सर, डिलीट करना चाहिए, लास्ट में डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद टोटल यूजर जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, हमको किसी को हटाना है, तो यहाँ देखिए नीचे नाम दिया हुआ है, अगर हमको उसको हटाना तो ये लास्ट में डिलीट का ऑप्शन रहता है, वहाँ से उसको हटा सकते हैं। और वैलिडिटी का ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट ईयर है, जो आप स्क्रीन में देख रहे होगा, मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन है, फर्स्ट एरो है, सॉरी आपको मेरा कर्सर नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ से स्लाइड ओपन हो रहा है, चलिए ठीक है। ये जो फर्स्ट एरो है ऊपर में वैलिडिटी, तो वैलिडिटी अगर मान लीजिए हमारा 31 मार्च को खत्म हो जाता है वैलिडिटी, चाहे लिस्ट का हो या वो, और उसके बाद भी वो छात्र या स्टाफ जो हमारी संस्था में है, सेकेंड फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर में चला गया, या सेकेंड सेमेस्टर में तो थर्ड सेमेस्टर में चला गया, नया सत्र चालू हो गया, तो नए सत्र में भी हमको तो वो सुविधा देनी ही है। तो बार बार उसकी जानकारी न भर के जो वैलिडिटी में जाएंगे, हम उसका अकाउंट को टच करके वैलिडिटी में जाएंगे, वैलिडिटी से जो उसका वैलिडिटी का डेट एंडिंग डेट है उसको आगे बढ़ा देंगे, तो वैलिडिटी आगे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सर, ये उसी का प्रक्रिया करके बताया गया है। तो जैसे वैलिडिटी को हम बढ़ाते हैं, तो इधर जैसे 6 है तो ये आपका 7 हो जाएगा, तो वैलिडिटी बढ़ाने की बात कर रहे थे। नेक्स्ट सर, वैलिडिटी एक्सचेंज, ऐसा करके ऑप्शन आएगा, आपको ओके कर देना है। नेक्स्ट सर, ये वैलिडिटी का ऑप्शन आएगा, डेट चेंज करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए 31 मार्च 2025 को उनका डेट एक्सपायर हो रहा है वो यूज करने का, और हमको आगे बढ़ाना है, तो हम 31 मार्च 2026 देंगे, है ना, या 2026 को तो आगे बढ़ा रहे थे 31 मार्च 2027 का, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट सर, एक स्टेप बैक करेंगे। हाँ, ये वैलिडिटी अपडेट कर दिए तो उनका वैलिडिटी तो ऑलरेडी हो जाता है।
बाई चांस अगर उसको फिर से मिल जाता है तो फिर से वो एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट सर, ये यूजर नेम और वन टाइम पासवर्ड अगर फिर से आ जाता है तो फिर से वो सारी प्रक्रिया कर लेंगे। नेक्स्ट सर, ये देखिए पहले स्लाइड में यहाँ पे 4 दिखा रहा था और चारों को रेड कलर में देख लीजिए, रेड कलर के नीचे 0 है। पहले 4 था, हमने चारों को वैलिडिटी बढ़ाई तो अब एक्टिव यूजर की संख्या जो है बढ़ करके 5 हो गई। ये 4 जो है हमारा 0 हो गया। वो ये प्रक्रिया है जिनको हम बता रहे थे। वैलिडिटी बढ़ाएंगे तो एक्सपायर्ड जो यूजर है उसकी जब आप वैलिडिटी बढ़ाएंगे तो वो एक्टिव यूजर में आ जाएगा, एक्सपायर्ड यूजर की संख्या आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट सर, एक्टिव बल्क यूजर। अब बल्क यूजर इसको नेक्स्ट कीजिए सर, बल्क यूजर में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट कीजिए सर, एक्टिव बल्क यूजर को एक्टिव करना है तो उसके लिए भी वही चीज़ है, एक्टिव लिंक उनको भेजना पड़ेगा बार बार क्लिक करके। नेक्स्ट सर, एक्टिवेशन लिंक है, डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन है। जो 100 बच्चे एक साथ ले लिए हैं उसमें से किसी को डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, ये डिलीट का ऑप्शन है। नेक्स्ट सर, आर यू श्योर एक बार पूछेगा आपको, किसी यूजर को डिलीट करना है तो एक बार पूछेगा क्या इसको डिलीट कर दें। ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये एक नोडल अधिकारी के रूप में हमने संस्था को रजिस्टर्ड किया। नोडल अधिकारी के रूप में हमने आईडी पासवर्ड बनाया। नोडल अधिकारी के रूप में हमने बल्क यूजर के रूप में सदस्यता दी। नोडल अधिकारी के रूप में हमने स्टूडेंट को जोड़ा, उसका वैलिडिटी बढ़ाया, तो डिलीट करना तो डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक जो है एडमिन का कार्य संपन्न होता है। अब आते हैं हम यूजर के ऊपर। जैसे मैंने वो देवकी का आईडी पासवर्ड उनको मेल कर दिया, वो अपने आप को एक्टिव कर ली। अब स्टूडेंट या स्टाफ, ठीक है, मुख्य मुद्दे पे आते हैं। स्टूडेंट और स्टाफ जिनका आईडी पासवर्ड बन गया है, अब उसको ONOS से ई रिसोर्सेज एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगा? ONOS की वेबसाइट में जाएगा। अब इंस्टीट्यूट ना लॉगिन कर दो कि यूजर लॉगिन में जाएगा। नेक्स्ट सर, जैसे यूजर लॉगिन में जाएगा, अब यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाता है। फर्स्ट टाइम अगर वो ओपन करना है तो यहाँ उनको छत्तीसगढ़, देखिए स्टेट छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, एक स्टेट का और एक यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। स्टेट हम छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको दिखेंगे। आपको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है तो आप बाई नेम जाएंगे तो बहुत सारे में से फिर आपको माता का, जैसे हमारे महोदय का नाम माता करना तो ढूंढना पड़ेगा। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे अपना इस बड़े वाले बॉक्स में आप अपने महाविद्यालय का AISHE कोड डालेंगे, आपके कॉलेज का नाम ओपन हो जाएगा, दिखने लगेगा। जैसे इसमें स्लाइड में हमारे कॉलेज का नाम दिख रहा है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट सर, जैसे सेलेक्ट करते हैं ये हमारे कॉलेज का नाम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। लॉगिन टू एक्सेस ई रिसोर्सेज पर क्लिक करना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सर, तो यह पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाना, एंट्री करना है। जो आपको मेल आया था जहाँ से आपने अपना यूजर नेम और आईडी पासवर्ड बनाया वो एंटर करेंगे। नेक्स्ट सर, यह एक पेज आपके सामने ओपन होगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सर, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे ना इसको। आपका आईडी पासवर्ड बन गया, आप आईडी पासवर्ड इंटर कर रहे हैं और उसके बाद जैसे आप आईडी पासवर्ड इंटर करते हैं ये ONOS का मेन पेज आपका खुल जाता है जहां आपको इतने सारे ई रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे। अब उसको कैसे एक्सेस करना है आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर, ये आपका ONOS की साइट है। लॉगिन करने के बाद प्रकाशकों की सूची प्रदर्शित होती है। उपयोगकर्ता को किसी विशेष प्रकाशक के डेटाबेस पर क्लिक करना होता है या फिर आप सीधा आर्टिकल या जनरल ऑप्शन पे अपनी चाहिए गई जानकारी देख सकते हैं, है ना। ये यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिखा रहा है, जनरल्स और आर्टिकल, है ना। अब हमको हम यहाँ से डायरेक्ट किसी पब्लिशर को क्लिक करके, यहाँ देखिए पब्लिशर का नाम दिया होगा, उसको क्लिक करके उनके लिंक पर जा करके वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं जो उनका रिसोर्सेस है। या हमको सीधा सीधा हम यहाँ पे इधर देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, एरो से दिखा रहा है, ऊपर में जनरल है, नीचे में आर्टिकल है ना। जनरल पढ़ना है जनरल में जाएंगे और आपको आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल सर्च करना है तो आपको आर्टिकल में जाना है। ये दोनों का मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बताना चाहूँगा, नहीं तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप जैसे मान लीजिए मुझको AI इम्प्लीमेंट ऑफ AI इन लाइब्रेरी साइज के ऊपर थोड़ा सा कुछ पढ़ना है
इम्प्लीमेंट ऑफ AI इन लाइब्रेरी सर्विस। इसके ऊपर कोई अच्छा सा आर्टिकल मेरे को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आर्टिकल ढूंढ रहा हूँ ना, मेरा फोकस क्या है, आर्टिकल ढूंढना है। अब यहाँ से हम प्रैक्टिकल जो है छात्र और स्टाफ के लिए जो प्रैक्टिकल एक्सेस करने की बात है वो चालू कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे। जनरल का ऑप्शन दिख रहा है, आर्टिकल का ऑप्शन दिख रहा है। और मैं एक लाइब्रेरियन के रूप में मुझको अगर कोई एक टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लो मैं चूज करता हूँ AI यूज इन लाइब्रेरी सर्विस, AI यूज इन लाइब्रेरी सर्विस में कैसे कर सकते हैं। इस पर मुझको एक आर्टिकल चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह में पब्लिश हो। तो मुझको जब आर्टिकल पढ़ना है तो मैं आर्टिकल का ऑप्शन चूज करूंगा। अगर मैं यहाँ जर्नल चूज करता हूँ और मैं यहाँ टॉपिक डालता हूँ AI यूज इन लाइब्रेरी सर्विसेज, तो मुझको नहीं मिलेगा। मुझको क्या मिलेगा, ऐसा नाम का कोई जर्नल है वो मिलेगा। तो जरूरी नहीं कि उस नाम का कोई जर्नल है। इस चीज को क्लियर रखिएगा। नहीं तो क्या होता है, हमने जर्नल सेलेक्ट किया, यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं AI यूज इन लाइब्रेरी सर्विसेज तो कुछ नहीं मिलेगा अगर उस नाम का कोई जर्नल नहीं है। तो हमको हमारा फोकस क्या है वो पहले डिसाइड करना है। आर्टिकल फोकस है मेरा, मैं यहाँ पे आर्टिकल चूज करता हूँ। नेक्स्ट, जैसे ही मैंने आर्टिकल चूज किया, ये जनरल टाइटल दिखा रहा है, जनरल टाइटल IS है। हाँ, मैं अभी आर्टिकल के बारे में बताया। अब मैं जैसे मान लो जनरल चूज कर रहा हूँ, तो जनरल जैसे ही मैंने टिक किया, ये जनरल टाइटल पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे आपको या तो जर्नल का नाम बताना होगा या उसका ISS नंबर। नेक्स्ट सर, ये जैसे जनरल टाइटल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, बाई सब्जेक्ट कैटेगरी, ये यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। किसी एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो आपको वो जो है उससे रिलेटेड जनरल यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। मैंने अभी कौन सा ऑप्शन चूज किया हुआ है, जनरल टाइटल। मतलब आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रख कीजिएगा। हम जब इस साइट पे गए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, वेबसाइट पे गए हैं, अपना ID पासवर्ड बन गया, हमको दो ऑप्शन दिखा रहा है, जनरल और आर्टिकल। हमने पहला ऑप्शन क्या चूज किया, जनरल। हम जनरल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जनरल को हमने चूज किया, इधर नीचे में सब्जेक्ट दिया गया। नेक्स्ट साइड चल, नीचे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट साइड चल, देख सर। और अगर हम जनरल आर्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये जनरल आर्टिकल का है और इधर सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो आप चाहे जनरल सर्च करो या आर्टिकल सर्च करो, जो भी सर्च करेंगे आगे जब भी बढ़ेंगे आपको ये बार बार आएगा, आपका यूजर नंबर पासवर्ड। मान लीजिए हम यहाँ पे अपना यूजर नंबर ID पासवर्ड डाल देते हैं। नेक्स्ट सर, ये आपका क्या है, बाई पब्लिशर। हम जनरल देखना चाह रहे हैं बाई पब्लिशर। अब हम जनरल ऑप्शन टिक किए हैं और उसके बाद आगे बढ़े हैं। ये पब्लिशर, इतने सारे पब्लिशर्स के आपके जर्नल्स यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ये जो ऑप्शन दिख रहा है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है शायद, मैंने इस ऑप्शन को चूज किया है। ये ऊपर में देखिए आप क्या दिखाई दे रहा है, UREONOS हेडक्वार्टर, मतलब आप ONOS से जुड़े हुए हैं और उससे जुड़ करके हम एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का रिसर्च जर्नल पढ़ना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट जैसे हम उसको क्लिक करते हैं, जर्नल ओपन हुआ क्या, नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, तो क्योंकि हमको सारे ये रिसर्च जर्नल है। जस्ट मिनट में मेरे पास फोन आ रहे हैं। अभी हमने क्या किया, हम रिसर्च जर्नल पे टिक किया। रिसर्च जर्नल में जाकर के हमने किसी एक पब्लिशर को सेलेक्ट किया हुआ, जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा था वो ओपन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो ओपन तब होगा जब हम इंस्टीट्यूट लॉगिन करेंगे। इंस्टीट्यूट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट सर,
जैसे हम इंस्टीट्यूट लॉगिन पर क्लिक करते हैं, यह वाला ऑप्शन अपना ओपन हो जाता है। देखिए डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा ना, एनडीएलआई और इसमें यही दिक्कत है। एनडीएलआई में सब चीज़ आपको डायरेक्ट ओपन हो जा रहा था, आपको फिल्टर देना था, लेकिन यहाँ जैसा हमको ऑप्शन मिल रहा है, आपको ओ इनवॉइस के थ्रू मिलेगा, तो ओ इनवॉइस भी जाना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारे पास ये ऑप्शन आता है, नेक्स्ट स्लाइड सर, इंस्टीट्यूट लॉगिन पर क्लिक करते हैं तब ये वाला ऑप्शन आता है। नेक्स्ट स्लाइड सर, इस बड़े वाले बॉक्स में जैसे ही आप ओएनओएस टाइप करते हैं, इंस्टीट्यूट लॉगिन मतलब आपको अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना, आपका कॉलेज ऑलरेडी ओएनओएस में रजिस्टर है। जैसे इस बड़े बॉक्स में हम जाते हैं तो ओएनओएस टाइप करने पर देखिए यहाँ दिख रहा है ओएनओएस इम्प्लीमेंट सेंटर, इसको हमको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड से जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ओएनओएस इम्प्लीमेंट सेंटर कंटिन्यू करना है। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड से जैसे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर से हमारा यूजर आई डी पासवर्ड पूछा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर, जैसे हम उसमें यूजर आईडी पासवर्ड करते हैं, ये आपका देखिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की जितनी जर्नल्स है आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पे आपको दिखा भी देगा, कोई टेक्स्ट मिलेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपको, 120 में 1,82,000 जर्नल्स जो है, हमने जो अमेरिकन जर्नल्स को सेलेक्ट किया है उसके ऊपर हमको यहाँ पे इतनी सारी जर्नल्स उपलब्ध हो जाती है, तो यहाँ कोई टेक्स्ट उसका उपलब्ध होगा। नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है, मैंने एक स्लाइड पीछे करेंगे सर। जैसे मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, ये फुल टेक्स्ट को, जैसे मैं इसको पहला वाला जो जनरल है उसको फुल टेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये जनरल आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये उसका एब्स्ट्रैक्ट दिखा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर, अब यहाँ पे मुझको अमेरिकन सोसाइटी को हमने ओपन किया हुआ है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये इस पब्लिशर पे हमने लॉग इन किया हुआ है ओएनएस के माध्यम से। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझको सेल बायोलॉजी के ऊपर पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही सेल बायोलॉजी टाइप करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड सर, फिर से इंस्टीट्यूशन ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको इंस्टीट्यूशन लॉग इन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, फिर से आपको अगर आईडी पासवर्ड पूछे, जितनी बार पूछे आप उतनी बार उसको इंस्टीट्यूशन लॉग इन ओएनएस, जितनी बार आपका यूजर आईडी पासवर्ड पूछे उतनी बार डाल दीजिए, आईडी यूजर आईडी पासवर्ड डालिए। नेक्स्ट स्लाइड से, ये हमने सेल बायोलॉजी किया था। नेक्स्ट स्लाइड से, इस सेल बायोलॉजी के ऊपर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जो भी जर्नल्स है वो हमारे सामने आ जाएंगे, इसको आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर, जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपका जर्नल आ गया, यहाँ पे आपका पीडीएफ भी दिखा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर, पीडीएफ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यू कैन रिव्यू एनी अवेलेबल रेफरेंस साइटेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से, आपका वो सेल बायोलॉजी के ऊपर जो जर्नल था आपके सामने ओपन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर, ठीक है। अब मैं जो जैसे यहाँ पे उसी के नीचे में देखिए यहाँ पे दिख रहा है ओपन एक्सेस फुल टेक्स्ट, जो ओपन एक्सेस फुल टेक्स्ट है पूरे मिल जाएंगे, जो नहीं दिखा रहा है जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा। तो ये ओएनओएस में जर्नल सेलेक्ट करके किसी पर्टिकुलर पब्लिशर पर जा करके उसके जर्नल्स को हम कैसे खोलें वो हमें अभी तक देता है। नेक्स्ट स्लाइड से, फुल टेक्स्ट को हमने किया, फुल टेक्स्ट के लिए फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड से, और ये फुल टेक्स्ट उसका हमको उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है, ये सेल बायोलॉजी के ऊपर हमने सर्च किया था। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, हमने पहले क्या किया, जनरल में हमने अमेरिकन बायोलॉजी को सेलेक्ट किया। अमेरिकन बायोलॉजी के जो हम उस स्थान पे पहुँचे वहाँ पे हमने अब अमेरिकन बायोलॉजी जो पब्लिशर है उस जो माइक्रोबायोलॉजी पर रिसर्च जर्नल लिखती है उसमें हम हमारी इच्छा के अनुसार हमको सेल बायोलॉजी के ऊपर पढ़ना था, तो हमने सेल बायोलॉजी टाइप किया, उससे रिलेटेड जो भी जर्नल्स थे वो हमको यहाँ पे मिल गया। अब हम जो है रिसर्च जर्नल वाले मतलब जर्नल वाले ऑप्शन को मैं टिक करके हम सीधे यहाँ पे सेल बायोलॉजी करते हैं। अब देखिए यहाँ जैसे हम अब इसलिए देखिए ऊपर में जर्नल आर्टिकल लिखा हुआ, सेल बायोलॉजी के ऊपर मुझको पढ़ना है, मैं अभी कोई पब्लिशर को सेलेक्ट क्लिक कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट स्लाइड सर, जैसे मैं यहाँ सेल बायोलॉजी कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, नो इनवॉइस फुल टेक्स्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ओके कीजिए। नेक्स्ट कीजिए सर, और ये आपको नहीं दिखा रहा है, ये चीज़ है। आप अगर जो है रिसर्च आप जर्नल का ऑप्शन करके आर्टिकल खोलेंगे तो नहीं मिलेगा, आर्टिकल का ऑप्शन लग करके आप जब टॉपिक सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको जर्नल सर्च करना जर्नल किसी पर्टिकुलर जर्नल को पढ़ना है तो आपको जर्नल का ऑप्शन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट सर्च,
एक मिनट सर, थोड़ा सा वेट करिएगा और वेट करिएगा। अभी अब रिसर्च जनरल वाली स्टेप तो हमने कर लिया, अब हम आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो हमने डायरेक्ट आर्टिकल वहाँ पे टाइप ऑप्शन को चूज़ किया, और जैसे ही हम उसको चूज़ करते हैं तो क्या बोल रहा है, फुल टेक्स्ट, नो फुल टेक्स्ट एक्सेस। नेक्स्ट सर, आगे हम प्रोसेस करते हैं तो नो एक्सेस बता रहा है, नीचे में आपको स्ट्रिक्टली से लॉगिन करना पड़ेगा। आर्टिकल वाले ऑप्शन में आप जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर, फिर से इंस्टीट्यूशन में आपको क्या करना है, ONOS इंटीग्रेटेड सेंटर को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर, आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये आपके सारे पब्लिशर दिख रहे हैं, हम वहाँ पे पब्लिशर सेलेक्ट कर रहे थे ना, अपने पब्लिशर सेलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये मैंने यहाँ पे सीधा सीधा सेल बायोलॉजी डाल दिया। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये सेल बायोलॉजी आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। पहले हमने जर्नल दिया, जर्नल में पब्लिशर गए, पब्लिशर के लिंक साइड में जा करके हमने सेल बायोलॉजी सर्च किया और हमको आर्टिकल। अभी हम डायरेक्ट आर्टिकल चूज़ किए हैं, आर्टिकल में हमने सेल बायोलॉजी टॉपिक के डाला है, आगे प्रोसेस किया है, ONOS लिमिट सेलेक्ट किया, अपना आईडी पासवर्ड डाला और सर्च किया। ये जो सेल बायोलॉजी के ऊपर जब अब हमको बेटर मिल रहा है, रिसर्च जर्नल मिल रहा है, ये कोई अमेरिकन सोसाइटी बस का नहीं है। इस टॉपिक पे अलग अलग पब्लिशर में जो भी जर्नल्स रहेंगे वो सारे हमको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। ये डिफरेंस को आप जरूर जो शोध करता है, जो स्टूडेंट है, जो स्टाफ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो वो इस चीज़ को जरूर ONOS में नोटिस कीजिएगा। जैसे NDLI में नोटिस करने वाली बात क्या थी, आपको फिल्टर लगाना आना चाहिए। ONOS में आपको रिसर्च जर्नल पढ़ना है तो आपको क्या आना चाहिए, जर्नल सेलेक्ट करना है तो रिसर्च आर्टिकल सेलेक्ट करना है। अगर जर्नल सेलेक्ट करना है तो किसी पब्लिशर पे जाना पड़ेगा, उस पब्लिशर पे सर्च करना है। आर्टिकल सर्च करना है तो रिसर्च आर्टिकल का ऑप्शन चूज करना है, अपना टॉपिक डालना होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल आएंगे, फिर आप जो भी आर्टिकल आपको पसंद हो उसमें जो ये वही ऑप्शन है। यहाँ पे फिर वैसे ऑप्शन लिखा है आपको फुल टेक्स्ट। नेक्स्ट सर, जैसे आप फुल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका जिस साइट आर्टिकल जिस रिसर्च जर्नल में था जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये एक्सेस थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये आपके रिसर्च जर्नल ओपन हो जाएगा, ये उसका इमेज है। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये यहाँ पे आपको डाउनलोड फुल इशू का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर, some of your selection could not be downloaded as you are not subscribed। ठीक है, कुछ चीज़ें तो सब्सक्राइब करना ही होगा, वो या तो उसको ONOS के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं, या ONOS के माध्यम से आपको जा करके अपना वहाँ पे आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये हमने सेल बायोलॉजी किया था। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये हम फुल टेक्स्ट पे क्लिक किए। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये यहाँ तक हम पहुँचे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल में क्या है, एक मिनट सर वेट कीजिएगा। एक्चुअल में क्या है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए ये वाला पेज ओपन हुआ ना, एक्चुअली ये होना चाहिए था, होता नहीं है ना। जैसे ये पेज ओपन हुआ है, मान लीजिए मैं किसी भी साइट पे जा रहा हूँ, किसी पब्लिशर के साइट पे जा रहा हूँ, मुझको रिसर्च जर्नल देखना है, तो होना ये चाहिए कि एक डिसाइडेड स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए कि आपको डाउनलोड का ऑप्शन राइट साइड में मिलेगा, या डाउनलोड के ऑप्शन लेफ्ट साइड में मिलेगा, या बीच में मिलेगा, या इस सिंबल में मिलेगा। ऐसा वैसा होता नहीं, सब अपना अपना जो है प्रस्तुति अलग अलग तरीके से करते हैं, इसलिए यहाँ पे ढूंढना पड़ता है। तो आप देखिए इस एरो को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, जो एरो है ये इमेज है ना, इसके पहले जाएंगे सब, थोड़ा सा बैठ जाएंगे थोड़ा सा। ये यहाँ पे गए, डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा था, ये यहाँ पे गए, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट आएंगे सर, बैक जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं सर, थोड़ा बैक कीजिएगा, बैक पीछे जाइए और पीछे जाइए। हाँ तो देखिए ये सर स्टॉप करेंगे तो हाँ बस यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा सा। तो डाउनलोड का ऑप्शन जो है कैसे, यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहेगा डाउनलोड। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे मुझको इसे एक्सेस करना है। देखिए यहाँ कहीं पे मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। मैं क्या किया, इस पर देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, लिंक कहीं पे है, तो यहाँ इस इमेज पर जो जाने से एरो में दिखा रहा हूँ, इसको क्लिक करने के बाद फिर हमको वो ऑप्शन दिखता है। मतलब जब ऐसा पेज ओपन होगा तो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत मिल जाएगा यहाँ डाउनलोड, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ।
इस क्यों? क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कोई किसी चीज़ को कैसे आपको दिखाता है उसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। पब्लिशर अपने रिसर्च जर्नल को ऐसे दिखाता है, डाउनलोड इधर दिखा रहा है, कि इधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है, कि पीछे दिखा रहा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। बस ये मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे। जैसे ही आप इमेज को क्लिक करते हो, सर नेक्स्ट टाइम, इमेज को क्लिक करने से ये ओपन हो रहा है, जबकि वहाँ पे कहीं पे दिखा नहीं रहा था कि इमेज को क्लिक करो करके। बस आप वहाँ गए, अगर आपको ऐसे हाइपर लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक किए तो आ गया। यहाँ पे देखिए आपको मेनू दिख रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक कीजिएगा सर, नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे हम मेनू में गए, ये आपका आर्टिकल इश्यूज वगैरह सब आ जाएगी। यहाँ पे आप जो भी इश्यूज देखना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ठीक है, आर्टिकल इश्यूज को जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे अलग अलग दिखा रहा है। लेटेस्ट इशू दिखना है इस जर्नल का, ऑल इशू दिखना है, ये तो जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। मान लीजिए मुझको ऑल इशू देखना है, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था, है ना। उसमें मैं इसके पेज को ओपन किया, तब ये साइट ये पेज ओपन हुआ। इसमें आर्टिकल्स इशू बता रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। मुझको इसका ऑल इशू चाहिए, पहले पर इशू चाहिए, तो मैं ऑल इशू ऑप्शन को चूज करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे ही ऑल इशू को आप चूज करेंगे, पूरा आपका डेट वाइज जर्नल्स का दिखा दे रहा है। मुझको मान लीजिए चाहिए वॉल्यूम 83 इसका, इसको मैंने क्लिक किया। जैसे वॉल्यूम 83 क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड सर। डाउनलोड जैसे क्लिक करते हैं, ये अलग अलग उसका पेजेस है, व्यू पीडीएफ, कई जो है आपको अलग अलग पार्ट में दिखाई देंगे, है ना। मान लीजिए मुझको ये वाला ओपन करना है, ये जो एरो में दिखा रहा है, इसको सब नेक्स्ट स्लाइड सर। व्यू पीडीएफ, बैक इशू में गए ना, बैक इशू में क्लिक किए, अलग अलग पीडीएफ हमको मिला, तो जो जिसको हमको ओपन करना है, जैसे हम उसको व्यू पीडीएफ करते हैं तो 11 पेज का वो जर्नल है, प्लांट बायोलॉजी के ऊपर हमको बताना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ठीक है, तो हम आर्टिकल में देख लिए, जर्नल का जैसे है। नेक्स्ट स्लाइड सर। जनरल टाइटल का मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये मैंने जनरल टाइटल चूज किया, सेल बायोलॉजी किया। नेक्स्ट स्लाइड सर, सर्च किया। ठीक, तो ये देखेंगे सर, देखेंगे एक बार देखेंगे। हाँ, ये देखिए, अभी सबसे पहले मैंने रिसर्च जर्नल, सबसे पहले मैंने जनरल ऑप्शन चूज किया, उसमें मैंने पब्लिशर का ऑप्शन चूज किया, पब्लिशर के साइड पे गया, सेल बायोलॉजी टाइप किया और उससे रिलेटेड जो जाना था। ठीक है, पब्लिशर पे जाना जरूरी है। लेकिन जब मैंने आर्टिकल वाला ऑप्शन चूज किया, तो आर्टिकल को चूज किया, मैंने किसी पब्लिशर को चूज नहीं किया। अपने जिस टॉपिक पे चाहिए उसका टाइटल शीर्षक डाला, सर्च किया, और उस टॉपिक पे जो भी रिसर्च जर्नल्स है वो उसकी लिस्ट मेरे पास आ गई। ठीक है, अब अगर मैं फिर से रिसर्च जर्नल का ऑप्शन यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, और मैं किसी पब्लिशर को चयन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वो डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। मैंने रिसर्च टाइटल चूज किया, मैंने सेल बायोलॉजी टॉपिक डाला, इसके ऊपर मुझको पढ़ना है, मैं किसी पब्लिशर को चूज नहीं कर रहा हूँ। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड से। तो क्या हो रहा है, देखिए, सेल बायोलॉजी आपको दिखा देगा जरूर, है ना, लेकिन ये रिसर्च जर्नल नहीं है। एक्चुअल में क्या है, सेल बायोलॉजी जैसा नाम वाला जितने भी रिसर्च जर्नल है उसको यह दिखाएगा, ना कि आर्टिकल। सेल बायोलॉजी है, ठीक है। किसी एक को मैंने चूज किया, एक मिनट देखेंगे सर। ये हमने क्या चूज किया है, जनरल टाइटल चूज किया है। जनरल टाइटल मतलब हम जनरल देखना चाह रहे हैं, आर्टिकल नहीं। तो जनरल मैंने टाइप किया, और इसमें मैं जो है सेल बायोलॉजी टाइप कर दिया हूँ। तो सेल बायोलॉजी से जैसा नाम वाला जितना भी रिसर्च जर्नल है वो हमको यहाँ पे नीचे दिखा दे रहा है। किसी एक को मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए वाला जर्नल पे जहाँ पे एरो दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नाम का देखिए, ये जो जनरल है उसके नाम में देखिए सेल केमिकल बायोलॉजी, मतलब सेल भी आ रहा है, बायोलॉजी भी आ रहा है, मतलब उससे मिलता जुलता नाम वाला जो जर्नल है वो दिखाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसमें सेल बायोलॉजी के ऊपर आपको आर्टिकल मिले, उस नाम का जो जर्नल है वो दिखाएगा। जबकि आर्टिकल चूज करने पे
उस टॉपिक पे, सेल बायोलॉजी के टॉपिक पे जो आर्टिकल लिखा गया है वो आर्टिकल किस किस जर्नल में है वो आपको लिखा गया। बस ये मेन खेल है इसका। नेक्स्ट स्लाइड सर। डाउनलोड करते हैं, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम किसी एक ऑप्शन को हमने चूज किया था ना, सेल केमिकल बायोलॉजी, ये हमको चाहिए नहीं था, हमने सेल बायोलॉजी सर्च किया, उस नाम से उस सेल और बायोलॉजी से संबंधित सामान्य नाम वाले जो भी जर्नल्स थे वो आ गए। किसी एक पर हमने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो डाउनलोड को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो उस पर जो भी जर्नल्स है उसको खोल देख चेक कर लीजिए आप, जिस सेल बायोलॉजी के ऊपर उसमें आर्टिकल है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा घूम फिर करके भटकने वाली बात है ना। उसमें है कि नहीं हमको पता नहीं और हम वहाँ पे जा करके खोजें, तो हमको भटकना नहीं है, हमको वहाँ पहुँचना है जहाँ हमको पहुँचना है। तो उसका तरीका वही है, आपको आर्टिकल पढ़ने का आर्टिकल चूज कीजिए, टॉपिक डालिए, उससे रिलेटेड आर्टिकल वाले जर्नल आ जाएंगे। अगर आपको पर्टिकुलर जर्नल का नाम है तब आप जर्नल ऑप्शन चूज कीजिए, अगर नाम नहीं है तो आप जर्नल ऑप्शन चूज कीजिए, और जिस पब्लिशर का पढ़ना है उस पब्लिशर को चूज कीजिए। मेन कॉन्सेप्ट ये इसको क्लियर करिए। ये जैसे मैंने जर्नल ऑप्शन चूज किया था, किसी एक जर्नल को मैंने सेलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड जो भी उसमें रिसर्च जर्नल है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मान लीजिए हम किसी भी को खोलना है, नेक्स्ट स्लाइड से ये पीडीएफ करेंगे वो खुल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये हो गया ओएमएस की संपूर्ण प्रायोगिक जानकारी, और इसके ऊपर मैंने ये पुस्तक लिखा है जो कुछ और छूट गया है, जिसको मैं 1 घंटे के अंदर बता नहीं पा रहा हूँ। सब चीज़ें मैंने इस पुस्तक में लिखी हुई है, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वीडियो आपको दिखाता हूँ। मैं सर से थोड़ा सा बात करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये मेरा स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं क्षमा चाहूँगा, जो मैं वीडियो दिखाना चाह रहा था वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। टिकम सर, क्या समय है क्या 5-10 मिनट मैडम के पास कि समापन करें? चलिए, ये मेरा पीपीटी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मैं आप सभी लोगों ने से सुना, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह ऑनलाइन मंच में आज की संचालन कर रही है आदरणीय डॉक्टर नागल मेनन को प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज आपने इस लेक्चर के द्वारा हम सभी को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें जो महाविद्यालय में नोडल अधिकारी हैं उनको अकाउंट खोलते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है, उसको बहुत ही एक एक जरूरी पॉइंट्स को आपने कवर किया है, और स्टूडेंट्स को भी किस तरह से इसमें लॉग इन करना है, दोनों चीज की आपने जानकारी दी। तो मैं और बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं श्री ओमकार ये सबसे पहले श्रोताओं में से अगर किसी को कोई अपनी तरफ से कोई सवाल हो तो उसके लिए मैं पूछना चाहती थी। कोई अगर हैंड रेज कर रहे हो। श्रोताओं के समय, क्योंकि समय कहीं भी हो उसको देखते हुए अभी तो कोई भी जन माइक ऑन नहीं कर रहे हैं। स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। जी, मैं श्री ओमकार साहू सर अगर हमारे बीच है। जी मैम। जी ओमकार साहू सर। हाँ मैम, आवाज आ रही है? आमंत्रित करूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जी धन्यवाद मैम। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित प्राचार्य डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल मैडम, प्राचार्य करुणा दुबे मैडम, प्राचार्य डॉक्टर एस.बी. कुमार सर को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके अथक प्रयासों और दूरदर्शी सोच के कारण यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। मैं आभार प्रकट करता हूँ समस्त प्राध्यापक गणों एवं समस्त प्रतिभागी छात्र छात्राओं का। आप सभी के सक्रिय भागीदारी और उत्साह ने इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ NDLI समिति, IQAC समन्वयक डॉक्टर मालती तिवारी मैम, श्री तरुण बांधे सर एवं श्री अरविंद साहू सर।
मैं विशेष रूप से हमारी तकनीकी टीम, आयोजन समिति, मंच संचालक डॉक्टर शर्मा सर एवं डॉक्टर नागल मैडम एवं समस्त सहयोगों का आभार प्रकट करता हूं, जिनके सामूहिक प्रयासों से यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। साथ ही साथ आदरणीय अजय कुमार श्रीवास सर को का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पीपीटी के माध्यम से सुंदर ONOS की कार्यप्रणाली, शिक्षा जगत में इनके महत्व, NDLI और ONOS में अंतर पर सूक्ष्म प्रकाश डालते हुए इनके महत्व पर विस्तार पूर्वक हमें जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केवल एक योजना नहीं बल्कि ज्ञान, समानता, सहयोग और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह उस भारत की परिकल्पना को साकार करता है जहां कोई भी विद्यार्थी संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए। साथ ही साथ सम्मानित वक्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन 2 दिनों में हमें विस्तार पूर्वक अपने प्रेरणादायी वक्तव्यों के माध्यम से हमें शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के बदलते स्वरूप से अवगत कराया। साथ ही साथ अंत में एक बार फिर से मैं सभी सम्माननीय अतिथियों, प्रतिभागियों, सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपकी गरिमामय उपस्थिति, आपके बहुमूल्य विचार और आपका सहयोग इस कार्यक्रम की सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं इन पंक्तियों के साथ पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। शब्दों से नहीं दिल से आभार जताते हैं, शब्दों से नहीं दिल से आभार जताते हैं, आपके प्रेम और स्नेह को पुनः शीश झुकाते हैं। यही कामना है मिलता रहे आपका मार्गदर्शन यूं ही हमें बार बार, यही कामना है हमारी मिलता रहे आपका मार्गदर्शन यूं ही हमें बार बार। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। और मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती करुणा दुबे मैम की अनुमति से इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। थैंक यू। आप सभी प्रतिभागी इससे लॉग आउट कर सकते हैं। समय